देखिएगा प्लीज। हसन भाई देखिएगा, क्या स्लाइड शेयर हो गई हैं? सर अभी सर आपकी जो है टीम की जो स्लाइड है वो शेयर हो रही है। आपकी स्लाइड शो नहीं है सर अभी। अपनी दोबारा टीम वाली करता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है सर से ठीक कीजिएगा सर इसको। जी दोबारा करता हूँ। अब देखिएगा। यस सर, इज क्लियर सर। ओके, शुड स्टार्ट? श्योर सर। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स ऑफ ग्रुप 1 promotion link training higher education department from grade 18 to 19. First of all, I would like to welcome all of you. It seems a gala of 7 heavens. You're all teacher of the teachers and very respectable as well as honorable for me. I would like to congratulate all of you. You are very near to complete your promotion link training from grade 18 to 19, and soon you will pass your test and will be eligible for the promotion. This is our second encounter. First, I met your good selves on 30th of July when we were talking about conflict resolution and crisis management. The love, the kindness, the cooperation, and the best wishes you all share on social media as well as directly to me as via social media or via WhatsApp or via telephone. मैं समझता हूं कि मैं बहुत ही हम्बल्ड फील कर रहा हूं आज कि आप लोग इतने काइंड हैं, इतने अच्छे हैं कि शायद मेरा लेक्चर या मेरा ट्रेनिंग सेशन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जितना आप लोगों ने हौसला देकर उसे अच्छा और बड़ा बना दिया। तो मैं इस उम्मीद के साथ आज एक नया टॉपिक का आगाज़ करने जा रहा हूं कि आप अपनी उसी काइंडनेस को दोहराएंगे। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप में से बहुत से पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरा 17 to 18 जब आप लोगों की प्रमोशन थी तो आप लोगों ने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो मेरा लेक्चर लिया हुआ है ऑलरेडी। इसलिए मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस को आज पहले रखा है और स्ट्रेस मैनेजमेंट को बाद में रखा है। बातें सारी वही करेंगे। जो पहला हिस्सा होगा वो 12 से 13 स्लाइड्स का वो इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर होगा, और जो लास्ट 3 स्लाइड्स होंगी उसके ऊपर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की कोपिंग के, जिसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कोपिंग स्ट्रेटजीज भी कहते हैं, उसकी हम कोशिश करेंगे कि कोई 3 जो हैं 30 जो हैं 30 जो हैं वो इंशाल्लाह ताला हम जो कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। माजरत, ये जो टेलीफोन है ये जो आने बंद नहीं होते, जिसकी वजह से हमारा जो सारा, क्योंकि मैंने जो कैमरा है वो इसका सही काम नहीं कर रहा था तो मैंने मोबाइल के ऊपर लगाया हुआ है, दैट्स वाई थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हुई। उसके लिए मैं पर्सनली माजरत खाऊँ आपसे। मैं बात कर रहा था कि हम 30 के करीब 30 के करीब कोपिंग स्ट्रेटजीज पे आज बात करेंगे। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा पाऊँगा क्योंकि वर्दी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर फ़ारूक नवीद साहब का ऑर्डर है कि 1 घंटे की स्लाइड्स होंगी या लेक्चर होगा और उसके बाद 30 मिनट्स की क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। सबसे पहली बात तो ये, जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि वाई दिस टॉपिक। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बहुत ही एक जदीद और बहुत ही आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वाई जदीद इसलिए है कि इसकी जो उम्र है वो बहुत कम है, और ज़रूरी इसलिए है कि इस वक्त दुनिया की कोई ऐसी एकेडमी, दुनिया का कोई ऐसा स्कूल ऑफ थॉट, दुनिया का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, दुनिया का कोई ऐसा ट्रेनिंग अदारा नहीं है जहाँ पर ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जा रहा। अगर आप जज्बाती जहानत, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वेश्चन भी बोलते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन भी कहते हैं, बट साइलेंट है तो क्वेश्चन कहते हैं, इसका लीडरशिप के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। इसीलिए ऊपर मैंने एक लाइन भी लिखी है, लिबरेट द ऑथेंटिक पावरफुल एंड इफेक्टिव लीडर विद इन यू विद इमोशनल इंटेलिजेंस।
क्योंकि बहुत सारी तहकीकात ने ये बताया है कि जो आला ज़हानत या जज्बाती ज़हानत के मालिक लोग होते हैं बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं। तो आई ऑलवेज से with full confidence that every teacher जो हमारे इस मुल्क में या इस दुनिया में है वो एक गुड लीडर है। जज्बाती ज़हानत जो है वो हमें काम की जगह पर, घर में, मार्केट प्लेस में, इस सोसाइटी में, हर जगह हमारे साथ कामयाबी को मुंसलिक करता है। तहकीकात ने ये बताया है कि जो जदीद ज़हानत की आला सतह के हामिल रहनुमा होते हैं वो अपनी कारकर्दगी सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथ जुड़े मुलाजमीन की, अपने सबॉर्डिनेट्स की, उनकी परफॉर्मेंस को भी बेहतर कर सकते हैं। वर्ल्ड की एक बहुत फेमस स्टडी है जो टैलेंट स्मार्ट वालों ने की है। वो टैलेंट स्मार्ट किसकी है वो भी आगे एक स्लाइड आएगी, उसमें आपको टैलेंट स्मार्ट की मैं बताऊंगा डिटेल। वो कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंसेस 48% ऑफ सक्सेस अक्रॉस एवरी टाइप ऑफ जॉब। यानी जज्बाती जहानत हर किस्म की मुलाजमत में, और ये क्रॉस कल्चरल रिसर्च है उनकी बहुत सारे मुल्कों में, कामयाबी के 58% पर असरअंदाज होती है। यानी 58% जो आपकी अचीवमेंट है, जो आपकी सक्सेस है, वो डिपेंड करती है इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट व्हाई डू कॉलेज टीचर्स नीड इमोशनल इंटेलिजेंस? आप असातिज़ा को इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए, जो जज्बाती तौर पर ज़हीन असातिज़ा होते हैं वो तलबा के अंदर एक रेजिलियंस, जिसे हम लचक कहते हैं, जज्बाती लचक पैदा करते हैं। उनके अंदर मुकाबला करने की सलाहियत, जिसे हम कोपिंग स्किल कहते हैं, वो पैदा करने में मदद करते हैं। वो उन्हें सिखाते हैं कि किस तरह स्ट्रेस में, स्ट्रेन में, फेलवर यानी नाकामियों में, या पेचीदा जज्बाती निज़ाम को, जो उसका इमोशनल कम्प्लेक्स सिस्टम है, उसको मुनज़्ज़म कैसे करना, ऑर्गेनाइज कैसे करना है। उन्हें वो वेपन देते हैं, उन्हें वो इक्विप करते हैं उन चीज़ों से जिनकी मदद से वो सिर्फ क्लासरूम में नहीं बल्कि ज़ाती ज़िंदगी में भी उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट बढ़ती है। तो इसलिए अगर एक टीचर या एक लीडर जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट होगा तो अल्टीमेटली उसके जो असरात हैं, उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, वो अपने तलबा या अपने सबॉर्डिनेट्स या अपने कोलीग्स, इवन के मैं तो कहता हूँ अपने बॉस तक जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों की जो असरात हैं, जो उसका इम्पैक्ट है, तो इस वजह से ये पढ़ाया जा रहा है ताकि अगर आज से पहले हमें इस कॉन्सेप्ट का कम पता था तो अब हम उस कॉन्सेप्ट को बाकायदा अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें ताकि हम इर्द गिर्द के माहौल पर असरअंदाज हो सकें। देखते हैं हमारे पास सीक्वेंस क्या है। आज हमने कोशिश की है कि बहुत ही 18 या 19 स्लाइड्स टोटल हम बनाएं, उस पर गुफ्तगू ज़्यादा करें लेकिन स्लाइड्स कम करें। तो हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। इंटेलिजेंस इमोशनल होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, मिरर न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं, इसके पीछे साइंस क्या है, पाथवे क्या है ब्रेन का, कौन सी 9 स्ट्रेटजीज हैं जो प्रमोट कर सकती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को, और इमोशनल इंटेलिजेंस की मदद से वो कौन से 30 कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमारी हेल्प कर सकते हैं। फिर एक छोटी सी कहानी और एंड के ऊपर जो है आपके लिए बहुत सारी दुआएं होंगी। ये हमारा आज का सीक्वेंस है। हमारी तीसरी स्लाइड है इंट्रोडक्शन टू इमोशनल इंटेलिजेंस। कहा जाता है द वर्ड इमोशन डेट बैक इन 1579. इट वाज adopted from a French word that was émouvoir, and émouvoir word from its French word, it was taken from another word that was used in Latin, that is called motus anima. Emotion, motus anima, the spirit that moves us, एक ऐसी ताकत जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। इंटेलिजेंस अगेन एक लैटिन वर्ड है, स्टेम फ्रॉम द वर्ड इंटेलिजियर, क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टर्म्स, दैट इज इमोशनल एंड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कॉम्प्रीहेंड करना, परसीव करना, इदराक करना, किसी चीज को उसके मानी के साथ समझना। तो ये दोनों वर्ड को मिलाया गया और इन दोनों वर्ड्स को मिलाने के बाद एक जो है वो टर्म इजाद की गई जिसको हम आज कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ये 1830 में थॉमस ब्राउन ने इस्तेमाल की थी। जदीद जो हमारी मतलब दुनिया है उसके अंदर 1830 से इसका आगाज़ हुआ इंग्लिश लैंग्वेज में। इमोशन के बारे में कहा जाता है कि इमोशन इज़ द मूवमेंट ऑफ आवर फीलिंग, यानी जज्बात हमारे एहसासात की नकलो हरकत है। तो बुनियादी तौर पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इमोशंस आर वेरी मच रिक्वायर्ड एंड नीडेड in this world when one is living, but one must use emotions with intelligence, यानी अपने जज्बात का, अपने
अपने जो बारंगेख्ता किस्म के आपके जो आपका रद्द-ए-अमल है, उसका इस्तेमाल ज़हानत के साथ आपने कैसे करना है। अब सवाल ये है, क्या इमोशंस ज़हानत के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं? ये हम देखते हैं। अगर तो इस सवाल का जवाब हम दे पाए कि इमोशंस जो हैं, जज्बात जो हैं, उसके अंदर ज़हानत भी कोई हो सकती है, तो हम समझेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस हम समझने में कामयाब हो गए। लेट्स सी फोर्थ स्टेज। हमारी चौथी स्लाइड ये कहती है, एक फादर ऑफ दिस टॉपिक दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, हिज नेम इज डैनियल गोलमैन। डैनियल गोलमैन इज अमेरिकन। ये 1990s की बात है। ये साहब जो हैं, जिनकी सबसे ऊपर आप तस्वीर देख रहे हैं, डैनियल गोलमैन, ये एक अखबार था न्यूयॉर्क टाइम्स। ये उसमें रिपोर्टिंग करते थे, लिखते थे, साइंटिफिक कॉलम आते थे, इनकी खबरें आती थी। तो एक दफ़ा इन्होंने एक एकेडमिक जर्नल में टू साइकोलॉजिस्ट जो हैं, अच्छा ये दोनों मेरे उस्ताद हैं, पीटर सॉल्वे और जॉन मॉयर। ये बहुत ही कमाल के बंदे हैं और मैंने इनसे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हैम्पशायर में होते हैं, ये पीटर सॉल्वे जो हैं, और येल यूनिवर्सिटी में होते हैं, सॉरी पीटर सॉल्वे येल यूनिवर्सिटी में होते हैं और जॉन मॉयर जो हैं वो न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी में होते हैं। तो इन दोनों का एक मजमून पढ़ा डैनियल गोलमैन ने 1990s में, और इस मजमून को पढ़ने के बाद उसने एक टर्म वहां से पढ़ी, इमोशनल इंटेलिजेंस। और इन दोनों बंदों ने लिखा, यानी पीटर सॉल्वे और जॉन मॉयर ने, कि ये टर्म हमारे उस्ताद, यानी कि मेरे दादा उस्ताद और पीटर सॉल्वे और जॉन मॉयर के उस्ताद हॉवर्ड अर्ल गॉर्डनर ने इस्तेमाल की थी 80s में। तो यूं हम कह सकते हैं कि जो गॉर्डनर हैं वो इस टर्म के बुनियादी तौर पर बानी हैं, और उस टर्म को लेकर पीटर सॉल्वे और जॉन मॉयर ने एक आर्टिकल लिखा जिसके अंदर हवाला दिया। उस आर्टिकल को डैनियल गोलमैन ने पढ़ा और पढ़ने के बाद इन दोनों लोगों से मिलने के लिए गया। इनसे मिलकर और जो उसने गॉर्डनर की बुक्स को पढ़ा और जो फिर इन दोनों से उसने इंटरव्यू लिया, इसके नतीजे में डैनियल गोलमैन ने 1995 में वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फेमस किताब लिखी, जिसे आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में, महज़्ज़ब मुल्क में जाएं तो एयरपोर्ट के ऊपर जो बुक शॉप होती है, आपको EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस रिटन बाय डैनियल गोलमैन जरूर मिलेगी वहां पर, और ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से भी एक है। तो इस किताब में डैनियल गोलमैन ने अपना पूरा कॉन्सेप्ट पेश किया इमोशनल इंटेलिजेंस का। जो नेक्स्ट स्लाइड्स आएंगी, जब तक कि कोई दूसरा इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से लिखने वाला नहीं आता, तो बाकी सारी मालूमात डैनियल गोलमैन की किताब ही से ली गई है, जिसका नाम इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर मैं इसको डिफाइन करूं ऑपरेशनली, वी कैन से इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी। आप देख सकते हैं, आई होप कि आपके पास भी कलर कोडिंग में आ रही होगी सारी बात। ये कलर कोडिंग में इसलिए करता हूं कि एक एक वर्ड क्लैरिटी के साथ पता चले ये चीज है क्या और इसके अंदर कौन से 4 कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहली बात ये कि इमोशनल इंटेलिजेंस की एबिलिटी है, यानी एक काबिलियत है, एक इस्तेदाद है टू आइडेंटिफाई आवर ओन इमोशंस। इस इस्तेदाद से, इस काबिलियत से, इस स्किल से, इस टूल से जो सबसे पहला काम हम लेते हैं वो ये है कि अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना, उसे नाम देना, उसको समझना, उसकी तफहीम होना कि मेरे अंदर जज्बात किस तरह के जन्म लेते हैं, उस जज्बात के ज़ेरे असर मैं किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता हूं, या मेरा बर्ताव कैसा होता है, या मेरा किरदार कैसा होता है, या मेरा रद्द-ए-अमल कैसा होता है, एंड दोज ऑफ अदर्स। जब मैं अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर लेता हूं और मुख्तलिफ औकात में करता हूं, मुख्तलिफ सिचुएशंस में करता हूं, तो फिर मुझे दूसरों के जज्बात समझने में आसानी हो जाती है कि अगर कहीं मेरे जज्बात अंगेख्त हुए हैं, अगर कहीं मेरे जज्बात भड़के हैं, अगर कहीं मुझे इमोशनली प्रॉब्लम हुई है, तो दूसरों को भी हो सकती है। टू सेल्फ मोटिवेट आवर सेल्फ, तीसरी चीज इसके अंदर क्या है कि इससे मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिलती है, मैं आगे बढ़ने का जज्बा मिलता है, मुहर्रक मिलता है मुझे। मैं इस काबिल होता हूं कि अंडरस्टैंड कर सकूं खुद को और दूसरी दुनिया को जो मेरे इर्द गिर्द है, और उससे मैं पहले से बेहतर करने की पोजीशन में आ जाता हूं। एंड नो हाउ टू मॉनिटर आवर इमोशंस। इससे मुझे एक और फायदा ये होता है कि मैं अपने इमोशंस को हर वक्त मॉनिटर कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अब आइडेंटिफाई कर लिया है कि मेरे इमोशंस किस वक्त
किस शख्स को, किस हादसे को, किस इंसिडेंट को देखकर कैसे होते हैं। एंड दोज ऑफ द पीपल अराउंड अस, जब मैं खुद को मॉनिटर करके खुद को मोटिवेट करने के काबिल हूं, खुद को तब्दील करने के, तो अब मैं इस काबिल हूं कि मैं दूसरों को भी तब्दील कर सकूं, मैं दूसरों को भी अंडरस्टैंड कर सकूं, मैं दूसरों को भी मॉनिटर कर सकूं। क्योंकि ये अपने आप से शुरू होती है, कहानी खुद से शुरू होती है। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, जो इकबाल ने कहा। तो अपनेपन से शुरू होती है, अपने अंदर से शुरू होती है। जब आप अपने अंदर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है दूसरों को आइडेंटिफाई करना। जो सारी जिंदगी खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो अनफॉर्चुनेटली दूसरों को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या उनके इमोशंस को नहीं समझ पाते। अगर मैं अनजिप करूं इस पूरी 4-5 लाइनों को, तो मैं कहूंगा एबिलिटी टू रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड इमोशंस, यानी इंसान की एक ऐसी काबिलियत जो अपने अंदर पैदा होने वाले जज्बात को या इमोशंस जिसको हम कहते हैं उसको शनाख्त करे, नाम दे, अंडरस्टैंड तफहीम करे, समझे। क्यों जरूरत है अपने जज्बात को समझने की? यूजिंग दिस अवेयरनेस, क्योंकि जब वो जज्बात को समझता है तो उसके अंदर एक शऊर पैदा होता है, उसके अंदर एक अकल पैदा होती है, एक तौक्कल पैदा होता है टू मैनेज योर सेल्फ। उससे इंसान खुद को मैनेज करने की पोजीशन में आता है। एंड रिलेशनशिप्स विद अदर्स, जब इंसान खुद को मैनेज कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, अडॉप्टेबिलिटी आ जाती है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो अपने रिलेशनशिप को दूसरे लोगों के साथ हैं उसको अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाता है। ये बुनियादी तौर पर इमोशनल इंटेलिजेंस का की डेफिनेशन है, ऑपरेशनल डेफिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने जो है, दैट इज एरिस्टोटल सेज। ये इसलिए मैंने आपके सामने कोटेशन रखी है एरिस्टोटल की कि पूरी वर्ल्ड में आप कहीं पर भी ये टॉपिक पढ़ने के लिए जाएं तो ये एरिस्टोटल की सेइंग आपको जरूर पढ़ाई जाती है, बिकॉज इसके अंदर जो कंडीशन लगाई है एंग्री होने की, गुस्सा करने की, जज्बात को अंगेख्त करने की या इमोशंस को स्टिरअप करने की, वो बड़ी ज़बरदस्त है। एरिस्टोटल कहता है एनीबॉडी कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी। वो कहता है गुस्सा करना, नाराज होना, लड़ाई झगड़ा करना, स्टिरअप होना, जज्बात को अंगेख्त करना एक बहुत आसान काम है। बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, अब ये 5 शर्तें शुरू होने लगी हैं, 5 टर्म्स एंड कंडीशंस, और यही जान है पूरी इमोशनल इंटेलिजेंस की। सही बंदे से गुस्सा करना, एंड टू द राइट डिग्री, सही शिद्दत में गुस्सा करना, एंड टू द राइट टाइम, सही वक्त पर गुस्सा करना, एंड फॉर द राइट पर्पज, सही मकसद के लिए गुस्सा करना, एंड इन द राइट वे, और उसका जो अंदाज है गुस्सा करने का वो सही रखना। दैट इज नॉट विद इन एवरीबॉडीज पावर एंड इज नॉट ईजी। ये हर शख्स को ये एजाज हासिल नहीं है कि वो इन 5 शराइत को पूरा करके तो फिर एंग्री हो। अब ये 5 शराइत कहने में बड़ी आसान हैं, लेकिन जब मैं और आप इन 5 शराइत को फुलफिल करने के लिए चलते हैं तो पता चलता है कि या तो गुस्सा आया ही नहीं, या अगर आया था तो इन शराइत को पूरे करते करते उसकी शिद्दत कम हो गई। क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं भूल जाते हैं कि हम किससे कर रहे हैं, फिर हम ये भी भूल जाते हैं कि क्या इससे जिससे मैं गुस्सा कर रहा हूं ये शिद्दत ठीक है या कम या ज्यादा है, और क्या ये वक्त ठीक है गुस्सा करने का, इस वक्त करना चाहिए था या किसी और वक्त के लिए इसको रख लेना चाहिए था, क्या मैं जो गुस्सा कर रहा हूं वो सही मकसद है, मेरा पर्पस फुलफिल करता है, अचीव करूंगा मैं कुछ उससे, या खाली गुस्सा करके अपना कैथारसिस सिर्फ कर रहा हूं, और क्या जो मेरा गुस्सा करने का अंदाज है, जो गुफ्तगू है, जो बिहेवियर है, जो किरदार है, जो बर्ताव है, जो एक्शन है उस वक्त मेरा, क्या वो मुआशरती लिहाज से, मजहबी लिहाज से, दीनी लिहाज से, नफ्सियाती लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से और समाजी लिहाज से क्या वो ठीक है? तो ये 5 शराइत अगर पूरी हों तो गुस्सा बिल्कुल किया जा सकता है। बट यू नो कि कहना बहुत आसान है इन 5 जो टर्म्स एंड कंडीशंस का, बट इनको फुलफिल करते करते आपका एंगर या आपके इमोशंस जो हैं वो पहले जितने शदीद या उस तरह के नहीं रहते। डॉक्टर ट्रेविस ब्रैडबरी, ये दूसरा बंदा है। इसने जब मैंने आपको स्टार्ट में एक बताया था टैलेंट स्मार्ट, ये बेसिकली टैलेंट स्मार्ट ही का बानी है। इसने जब डॉक्टर डैनियल कोलमैन की किताब पढ़ी इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इससे बहुत मुतासर हुआ। इसने सोचा कि जहां पर डॉक्टर साहब ने किताब का एंड किया है या ख़त्म की है, मैं उससे आगे से शुरू करूं। तो इसने इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0 के नाम से किताब लिखी,
और इसने टैलेंट स्मार्ट नामी एक बहुत बड़ी एनजीओ बनाई जो कि वर्ल्ड लीडिंग प्रोवाइडर है इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्टों की एंड ट्रेनिंग की पूरी दुनिया में, जो कि कहा जाता है कि 500 जो फॉर्चून में आते हैं दुनिया के बड़े 500 टाइकून, बिजनेस टाइकून, उनमें से 75% जो कंपनियां हैं और उनके जो सीईओ हैं उनकी ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस टेस्ट इस शख्स की कंपनी टैलेंट स्मार्ट लेती है। इसकी किताब भी इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डॉक्टर डैनियल गोलमैन की तरह दुनिया की 25 से ज्यादा लैंग्वेजेस में, अब तो सुना है 45 प्लस हो गई हैं, और 150 से ज्यादा मुल्कों में दस्तयाब है ये किताब। इस किताब के अंदर जो इसने बताई है उसकी बात कि इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे हासिल करना है वो हम नेक्स्ट देखेंगे स्लाइड में, कि डॉक्टर ट्रेविस पैडबरी हमें कैसे कहते हैं कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस को अचीव कैसे कर सकते हैं। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ट्रेविस ब्रैडबरी? वो कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ 4 कोर स्किल्स। यहां से अब प्रैक्टिकल शुरू होने लगा है, यहां से अब प्रैक्टिस शुरू होने लगी है कि 4 बुनियादी आपको स्किल्स चाहिए, कोर स्किल्स दैट पेयर अप अंडर 2 प्राइमरी कॉम्पिटेंसीज, जिसके अंदर 2 कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए आपके अंदर। फर्स्ट कॉम्पिटेंसी इज कॉल्ड पर्सनल कॉम्पिटेंस एंड सेकंड इज कॉल्ड सोशल कॉम्पिटेंस। इफ वी टॉक अबाउट पर्सनल कॉम्पिटेंस तो उसके अंदर 2 चीजें हैं आपकी। नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना, खुद को समझना, खुद को अंडरस्टैंड करना, और सेल्फ मैनेजमेंट, फिर खुद को मैनेज करना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, कि मैं कहां हूं, किससे बात कर रहा हूं, किस अंदाज में बात कर रहा हूं, अपने आप को मैनेज करना। ये दोनों अपने बारे में है, पर्सनल कंपिटेंस है। सो खुद को समझना, खुद का शऊर होना और खुद को मैनेज करना। सेकंड वन इज सोशल कंपिटेंस, यानी समाज का, अपने इर्द गिर्द के मुआशरे का शऊर होना। इसमें सबसे पहले सोशल अवेयरनेस, अपने समाज का शऊर, समाज को समझना, समाज की फैब्रिकेशन को समझना, समाज के ताने बाने को समझना, और उसी समाज के अंदर रहते हुए, उस घर के अंदर रहते हुए, उस दफ्तर के अंदर रहते हुए, उस कॉलेज के अंदर रहते हुए रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना। यानी जो आपका दूसरे से, चाहे वो दूसरा आपके घर का फर्द है या सोसाइटी का है या कॉलेज में आपका स्टूडेंट है या आपका कुलीग है या आपका बॉस है या आपका सबॉर्डिनेट है या कोई पब्लिक डीलिंग वाला है, उनसे जो आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट है उसको किस तरह आपने लेकर आगे चलना है। जब तक ये 4 कोर स्किल्स नहीं होंगी और 2 कॉम्पिटेंस नहीं होंगी, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ट्रेविस पैडबरे, आप इमोशनल इंटेलिजेंस को गेन नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज कॉल्ड मिरर न्यूरॉन। मिरर न्यूरॉन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मिरर न्यूरॉन का। ये बहुत ही लेटेस्ट है, कोई 80s में इसके ऊपर काम शुरू हुआ। इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा काम इसके ऊपर हो रहा है वो हो रहा है इटली में। इटली में 4 या 5 लोग मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिनमें से एक जो है वो मेरे टीचर या मेरे उस्ताद भी हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये क्या है, व्हाट इज़ मिरर न्यूरॉन? अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर गए तो बहुत सारे हमारे ज़िंदगी के मसाइल हल हो सकते हैं, हम उसको सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। एक बहुत मजेदार तजर्बा हुआ मॉन्कीज के ऊपर इटली में। एक डॉक्टर साहब तजर्बा ये कर रहे थे कि जब जो मॉन्कीज हैं वो जब कोई खाना खाते हैं या जब उनका जो मूवमेंट करते हैं या जब कोई फल खाते हैं या जब वो कोई मतलब ऐसा काम करते हैं जिसमें उनकी बॉडी जो है वो मूवमेंट में आए, तो उस वक्त उनके ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि मूव करता है, जो कि हरकत करता है। और ब्रेन के उस पार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने एमआरआई स्कैन, पीईटी स्कैन और दीगर स्कैनिंग लगाए हुए थे, और लाइव वो उस मॉन्की को जो है वो देख भी रहे थे कैमरे में और शीशे के पीछे, प्लस उसके जो इमेजेस आ रहे थे ब्रेन के वो भी देख रहे थे। अब वो तजर्बा तो ये करना चाह रहे थे कि ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है एक्टिवेट होता है जब एक मॉन्की जो है वो मूव करता है, जब वो हरकत करता है, ताकि देखा जाए कि उस पार्ट को अगर हम किसी तरीके से उसको मैनोवर कर सकें या उसको हम उसको ट्रीटमेंट कर सकें या उसके अंदर कोई तब्दीली ला सकें, तो क्या उससे उस मॉन्की की जो एक्टिविटी है, जो बॉडी एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है, क्या उसके अंदर हम कोई तब्दीली ला सकते हैं। मगर बहुत ही हैरानकुन बात हुई कि तजर्बा वो किसी और बात पे कर रहे थे और
नतीजा उसका कुछ और निकला। हुआ ये कि एक दिन वो इसी तरह से स्क्रीन को देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मॉन्की जो है वो बिल्कुल स्टिल स्टैंड खड़ा है, यानी वो बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा, और वो कहीं पर भी कोई जो है उसका कोई ना कोई चीज़ खा रहा है, ना वो पकड़ रहा है, ना ही वो को भाग रहा है, ना ही उसकी जो है वो कोई मूवमेंट है। ये मुकॉक एक ख़ास तरह के मॉन्कीज़ होते हैं, मुकॉक मॉन्कीज़, उसके ऊपर तजर्बा हो रहा था। मगर डॉक्टर साहब की हैरत की इंतहा ना रही जब उन्होंने देखा कि मुकाक मॉन्की के ब्रेन का वो पार्ट मूवमेंट में है, या उसकी तस्वीर आ रही है उनके सामने हरकत करते हुए, कि उस पार्ट को ब्रेन के उस वक्त होना चाहिए था हरकत में अगर मॉन्की को हरकत करता, जबकि मॉन्की तो स्टिल स्टैंड खड़ा था। अब ये डॉक्टर साहब के लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि बिना मूवमेंट के क्या ब्रेन का वो पार्ट, वो हिस्सा, वो ऑर्गन हमें मूवमेंट दे सकता है अगर वो फर्द या वो मुकॉक मॉन्की, क्योंकि बाद में यही तजर्बात इंसानों पर इस्तेमाल होने थे। तो वो बड़े बेचैन होकर अपनी उस लेबॉर्ट्री से निकले और उस हिस्से में आए जहां वो मुकॉक मॉन्की जो है वो बंद था। तो उनकी हैरत की इंतहा ना रही जब उन्होंने देखा कि उनका एक असिस्टेंट जो है वो सामने खड़ा है मॉन्की के, और जो मॉन्की के लिए केले रखे हुए थे वहां, उनमें से एक केला खा रहा है। फौरन प्रोफेसर साहब समझ गए कि दरअसल मॉन्की अपने केले खाने की वजह से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है डॉक्टर साहब के असिस्टेंट के साथ। तो आइडेंटिफिकेशन करने की वजह से वो, क्योंकि ये समझ रहा है कि ये केले मैं ही खा रहा हूं, तो उसके ब्रेन का वो पार्ट एक्टिवेट हो गया जो सिर्फ उस वक्त होना चाहिए था जब खुद मुकाक मॉन्की जो है वो केले खा रहा होता। यहां से एक टर्म डॉक्टर साहब ने बनाई, दैट वाज कॉल्ड मिरर न्यूरॉन। Mirror neuron is a new type of neuron called a mirror neuron, could help explain how we learn through mimicry and why we empathize with others. मैं मिसाल से आपको समझाता हूं। आप किसी पार्क के पास से गुजर रहे हो या किसी ग्राउंड के पास से, और अचानक आपके आगे जाने वाले बंदे को एक बॉल आके लगे ग्राउंड से। अब वो बॉल तो उसको लगा, लेकिन आप हमदर्दी महसूस करते हुए एकदम पीछे हटते हैं, और फिर आपको ऐसा लगता है जैसे मुझे ये बॉल लगा हो। एक और तरह से देखते हैं कि आप किसी को रेस में भागते हुए देख रहे हैं, या फिल्म में हीरो को, विलन को मारते हुए देख रहे हैं, तो अचानक आप नोट करते हैं कि आपके अपना दिल जो है वो जोशो खरोश में तेज धड़कना शुरू हो गया, जबकि आप तो देख रहे हैं सिर्फ, या आप तो सिर्फ दौड़ को देख रहे हैं। या आप यूं देखिए कि जब आप किसी को खाना खाते देखते हैं, तो उसके चेहरे के अच्छे तौसरात से आपको अच्छा तौसर मिलता है, और अगर उसके चेहरे पे नागवारियत आए तो आपको ऐसे लगता है आपका दिल खराब अबकाई आ रही हो जैसे। अब सवाल ये है कि गेंद किसी को लगा, हमदर्दी आपने महसूस की, दौड़ में कोई भाग रहा है, दिल आपका तेज धड़क रहा है, फिल्म में हीरो विलन को मार रहा है, आप जोश जज्बात में ऐसे आगे होकर देख रहे हैं जैसे आप ही सारा कुछ कर रहे हैं। इसी को मिरर न्यूरॉन कहते हैं। इससे मुराद ये है कि एक्चुअली जब हम किसी को देखते हैं, दूसरे फर्द को, तो हमें ये महसूस होता है, हम अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई, हमें लगता है ये हम कर रहे हैं। हम उनके ख्यालात, उनके एहसासात, उनके इरादे, उनके एक्शन को अपने इरादे, अपने ख्यालात, अपने एहसासात समझ रहे होते हैं। मिरर न्यूरॉन की इस दरियाफ्त ने दुनिया को तब्दील कर दिया। हमें पता चला कि पहले जमानों में जो कहते थे मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, वो क्यों कहते थे? इसका मतलब है कि दूसरा फर्द बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ मेरे साथ किए, सिर्फ मैं अगर उसको देख रहा हूं, वॉच कर रहा हूं, या उसकी कंपनी में हूं, तो उसके तमाम तर पॉजिटिव और नेगेटिव असरात मुझ पर होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज मेरे न्यूरॉन्स के ऊपर उसका मिरर असरात होना शुरू हो जाएगा। इसी तहकीक की रोशनी में कहा जाता है कि एक इंसान उन 6 लोगों का एवरेज होता है जिन 6 लोगों से वो 24 घंटे में सबसे ज्यादा मिलता है। इट मीन्स दैट उन 6 लोगों की जो असरात हैं, ख्यालात हैं, एक्शंस हैं, इंटेंशंस हैं, वो मिरर न्यूरॉन के जरिए हमारे ऊपर असरअंदाज होती हैं। इस सारी बात बताने का आपको मकसद क्या है? मकसद आपको यह बताना है कि अगर आपके मुआशरे में, माहौल में, घर में, इदारे में, कॉलेज में
अगर आप उन लोगों के साथ ज्यादा अटैच हैं या उनकी कंपनी में वक्त गुजारते हैं जो खुद इमोशनल हैं और इमोशंस को इंटेलिजेंसली यूज नहीं करते, तो लामहला मिरर न्यूरॉन की वजह से उनका गुस्सा, उनके जज्बात, उनके इमोशंस आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लकीली उन लोगों के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं जो इमोशंस को इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करते हैं, तो आपके अंदर भी वो खुद ब खुद ही अमाल। इसलिए जो कंपनी आप अपनी रखें या अपने बच्चों की रखें या किसी को अगर आप मशवरा दें, तो ऐसी कंपनी रखें जहां पर पॉजिटिव चीजें आप तक पहुंचे, क्योंकि दूसरा फर्द बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ किए, बगैर कोई एक्शन किए आपके अंदर अपने असरात उंडेल जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ी तहकीक थी जिसने साइकोलॉजी को बिलखसूस और बिलअमूम साइंस की दुनिया को और इंसानी जो तजर्बात थे उसको बदल के रख दिया। नेक्स्ट अगर आप देखिए अगली स्लाइड, साइंस बिहाइंड इमोशनल इंटेलिजेंट ब्रेन पाथवे। अल्लाह ताला ने जो इंसानी ब्रेन है उसको इतना पेचीदा और इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना नफीस बनाया कि शायद अगली सदियां भी लग जाएं तो इंसान ब्रेन को उस तरह से डीकोड ना कर पाए। अपनी आसानी के लिए अगर हम ब्रेन को डाइसेक्शन करें उसके ऊपर से, तो ये दो हिस्सों में तकसीम होता नजर आता है। एक को हम कहते हैं राइट हेमोस्फीयर, दायां निस्फ कुर्रा, एक को हम कहते हैं लेफ्ट हेमोस्फीयर यानी बायां निस्फ कुर्रा, दायां और बायां। ये अपनी आसानी के लिए हम तकसीम करते हैं। अल्लाह ने तो जैसे बनाया है डेफिनेटली उसका तो हम नहीं उसको अंडरस्टैंड कर पा सकते। अच्छा, ये जब भी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आती है दुनिया में, 5 सेंसेस से आती हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी 5 मोडेलिटीज की, यानी देखने से, आंखों से, सुनने से यानी कानों से, चखने से यानी जबान से, सूंघने से यानी नाक से, और टच करने से यानी हमारे बॉडी के अंदर जहां जहां टच हो सकता है वहां से। 5 सेंसेस। अब इन 5 सेंसेस को हम डोरवे कहते हैं, इंफॉर्मेशन के डोरवे हैं। इसके अलावा रास्ता कोई नहीं इंफॉर्मेशन आने का। अब जो ही इन 5 दरवाजों से कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो सबसे पहले हमारे जिस्म के दाएं निस्फ कुर्रे में जाती है, ये राइट साइड पे स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई। ये जो दायां निस्फ कुर्रा है ये फीलिंग्स का है, ये इमोशंस का है, ये लिम्बिक सिस्टम का है। अब यहां से इंफॉर्मेशन गो थ्रू होती है हमारे ब्रेन पाथवे से, रास्ते बनते हैं और ये लेफ्ट हेमोस्फीयर को जाती है, बाएं निस्फ कुर्रे को। ये जो बायां हिस्सा है ये रैशनल थॉट का है, ये अकल का है, तफहीम का है, गौर फिक्र का है। लेकिन राइट हिस्से से यानी लिम्बिक सिस्टम से या राइट हेमोस्फीयर से या फीलिंग वाले पार्ट से इंफॉर्मेशन रैशनल यानी अकल वाले पार्ट तक जाते जाते कोई 30 से 45 सेकंड लेती है। अगर इसको मैं अनजिप करूं इस पूरी स्लाइड की बात को, वही कहना ही चाहता हूं कि हम में से हर कोई बाय बर्थ या बाय डिफॉल्ट इमोशनल क्रिएचर है। व्हाई? बिकॉज इंफॉर्मेशन तो आगाज में आती ही फीलिंग और इमोशन वाली जगहों के ऊपर है। तो जो पहला रद्द अमल हमारा होता है जिंदगी में, कहीं से भी हमारे पास 5 मोडेलिटी इंफॉर्मेशन आए तो वो दरअसल होता ही क्या है? इमोशनल रद्द अमल, फीलिंग का रद्द अमल। अब हर शख्स को 30 से 45 मिनट की ट्रेनिंग चाहिए वेट करने की, इंतजार करने की, इससे पहले कि वो रिएक्ट करे, रिएक्शन करे, कि वो इंफॉर्मेशन लेफ्ट हेमोस्फीयर में जाए, वहां अकली तौर पर रैशनली उसका जायजा ले, वहां पर उसको कॉग्निशन में या थिंकिंग में डाले और देखे कि जो रिएक्ट वो करना चाह रहा था क्या उसको ऐसे ही करना चाहिए था जैसे उसका लिम्बिक सिस्टम इमोशनल उसको कह रहा था। इसलिए वो मुहावरा बना हुआ है, थिंक बिफोर यू स्पीक। ये थिंक का मतलब है 30 से 45 सेकंड। जब ये वाली स्लाइड में पढ़ रहा था, हमारी टीचर का नाम था डॉक्टर मार्था। वो रशियन थी, इथीस्ट थी, मजहब पे यकीन नहीं करती थी। तो मैं जब ये पढ़ रहा था तो मेरे जहन में एकदम, अमेरिका में मैंने हाथ खड़ा किया क्लास में, एकदम मेरा जहन में ना एक रोशनी सी हुई। तो मैंने हैंड रेस किया, मैंने कहा मैम आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन। कहती यस काशिफ बताइए। मैंने कहा मैम एक मैं आपको गुस्से से या इमोशनली इंटेलिजेंट होने का एक तरीका बताता हूँ। कहती है कि कौन सी थ्योरी, कौन सी तुम बुक की बात कर रहे हो? मैंने कहा मैम ये मैं वैसे ही हमारे यहाँ राइज है। मैंने नाम नहीं बताया किसने कहा, बाद में बताता हूँ आपको भी।
तो कहती बताओ। मैंने कहा मैम हमने अपने मुआशरे में ये सीखा है कि अगर आप गुस्से की हालत में खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, लेटे हैं तो उठ के बैठ जाएं, और आधा ग्लास पानी लेकर उसको पिएं, और फिर जो है ना वो आप बात करें या एक्शन करें। मुझे कहती मिस्टर काशिफ हु टोल्ड यू दिस टेक्निक? तो मैंने कहा मैम मैं नाम बताऊंगा तो फिर आप माइंड करेंगी क्योंकि आप यकीन नहीं करती रिलीजन पे। कहती नो, टेल टेल मी। मैंने कहा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने ये बात बताई, हमारे नबी ने, हदीस है ये। कहने लगी वाज ही अ साइकोलॉजिस्ट? मैंने कहा यस ही वाज आल्सो अ साइकोलॉजिस्ट। कहती है मैं हैरान हूं कि 1450 साल पहले एक्चुअली वो 30 to 40 सेकंड गुजार रहे थे। इसके लिए उन्होंने कहा कि तुम लोग खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे। ये एक टेक्निक है, एक स्किल है जो आपको बता रहे हैं, कोपिंग स्ट्रेटजी बता रहे हैं, ताकि आपके पास इतना वक्त आ जाए कि आप रैशनल थिंकिंग कर सकें। तो आप ये देखिए कि जो दीन हमें बता रहा होता है, साइंस कहीं ना कहीं से वहीं पहुंच जाती है, और वो भी हमें वही तब हमें पता चलता है कि दीन की जो असास थी, या दीन के जो असूल थे, या जो जवाबत थे, या जो अहकामात थे, वो कितने साइंस के करीब है, ना कि वो अलग अलग हैं। सो हम में से हर एक को 30 से 45 सेकंड, हाँ अगर हमारे पाथवे में बहुत ज्यादा गुस्सा या इर्द गिर्द के माहौल में है तो मे भी हमें 1 मिनट या 1.5 मिनट चाहिए। और अगर हमारा इसके बरक्स यानी कि बहुत ही कूल किस्म के हम निज़ाम में रह रहे हैं, या घर में, या मिरर न्यूरॉन अच्छे लोगों के हम पर असरअंदाज हो रहे हैं, तो मे बी आप 30 सेकंड से भी पहले यानी 15 या 10 सेकंड में रैशनल हो जाएं। बट एवरीवन, दुनिया में कोई भी है, उसे कुछ ना कुछ वक्त चाहिए, रिएक्ट तब करे वो। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस, या इंटेलिजेंस से इमोशंस का इस्तेमाल। 9 स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोटिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। मैंने सोचा था 30 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो 45 हो गए, अभी पहला हिस्सा खत्म नहीं हुआ। खैर, अब सवाल ये है कि अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट है तो मुझे और आपको अपने अंदर ये पैदा कैसे करनी है, कैसे मैं और आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। नंबर 1, टेकिंग द टाइम फॉर माइंडफुलनेस। हमारे जो ब्रेन है वो हमें पास्ट की बातों या फ्यूचर के खौफ, पास्ट के कोई डॉगमास, पास्ट के कोई हादसात, पास्ट की कोई नेगेटिव फीलिंग्स, या फ्यूचर का कोई अनदेखा खौफ, इन दो की वजह से आज में यानी हाल में खुश नहीं रहने देते। दिस इज कॉल्ड माइंडफुलनेस, आज में रहना। तो पहला काम यह है कि जब भी आप इमोशंस के अंदर आए तो फौरन जो अभी अभी बात की, जो पास्ट हो चुकी है, और जो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस को छोड़कर माइंडफुलनेस आज में आए। क्या करें? अपने इर्द गिर्द की चीजों को या तो गिननी शुरू कर दें, 1 2 3 4 5 6, या उल्टी गिनती 10 9 8 7, और चीजों को देखना शुरू कर दें। मसलन पेंसिल, इसको पकड़ कर देखें ऐसे, ये माइंडफुलनेस है। ये ऐनक, इसको पकड़ कर देखें। जो वॉलेट मेरा, इसको ऐसे। मेज जिसपे मैं, कुर्सी जिसपे बैठा हूं मैं, हाँ जी, अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर चेहरे पे हाथ फेरना शुरू कर दें। आईज, आपका ईयर, आपका नोज, आपका माउथ, आपके टीथ, तो फौरन माइंडफुलनेस अब में आ जाएं। ये पहला तरीका है अपने आप को उस पास्ट या फ्यूचर से, उसके खौफ को खत्म करके अपने इमोशंस को इंटेलिजेंटली यूज करने का हाल में आना। नंबर 2, रिकॉग्नाइजिंग एंड नेमिंग इमोशंस। ये जितना आसान आपको लग रहा है, अगर मेरी स्लाइड्स जो हैं वो पूरा 1.5 घंटे हम एक ही टॉपिक पे पढ़ते, क्योंकि 2 टॉपिक मिला दिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस, तो मैं आपको एक व्हील दिखाता। वैसे आप नोट कर लीजिए, आप आज नेट पे जाइए, गूगल पे, उस पे लिखिए इमोशनल व्हील या व्हील ऑफ इमोशंस। आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ इमोशन के व्हील में कोई मोर देन 50 इमोशंस को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब हमें कोई कहता है जी मैं बड़ा इमोशनल हूं, और हम व्हील उसके आगे रख के कहते हैं कौन से वाले, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, जी मुझे समझ नहीं आ रही, तो बहुत ज्यादा है। इसलिए कि जब हम गुस्से की हालत में होते हैं, हम अपनी अवेयरनेस में नहीं होते, नेमिंग नहीं देते, रिकॉग्नाइज नहीं करते कि एक्चुअली मेरे इमोशंस हैं क्या। तो पहले तो अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना सीखिए, जो हमने स्टार्ट में कहा था, सेल्फ अवेयरनेस। नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज ऑफ फीलिंग्स। ये जो आपके जज्बात अंगेख्त में आए हैं, ये जो आपको इमोशनल एक स्टिरअप हुआ है, ये जो एक झगड़े की कैफियत आपके जहन में आई है, इसकी कोई कॉजेज होंगी, कोई वजूहात होंगी।
तो जो ही आप कॉजेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, रूट कॉज को पकड़ेंगे और रूट कॉज को ठीक करने की कोशिश करेंगे। इकबाल ने कहा था ना कि जाविया रक्स खुद ब खुद बदल जाएगा, शर्त यह है कोई बदल दे साजे हरम। व्हेन यू चेंज द ट्यूनिंग बिहाइंड द सीन विल चेंज। सो जो रूट कॉज है फीलिंग की, जिसने आपको गुस्सा दिलाया, जरा उसको एनालाइज कीजिए, जरा उसका थोड़ा सा जो है ना ऑपरेशन कीजिए, जरा उसका पोस्टमार्टम कीजिए। तो जो ही आप रूट कॉज को अंडरस्टैंड करेंगे तो अपनी फीलिंग को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। नंबर 4, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन इमोशन एंड द नीड टू टेक एक्शन। फर्क करना सीखिए कि इमोशंस और चीज हैं और उन इमोशंस के जेरे असर अमल करना और चीज है। इमोशंस इंसान के साथ बाई बर्थ हैं, जिबिल्लत में है, इंस्टिंक्ट में है। जैसे मैंने कहा, हर शख्स जो है बाई डिफॉल्ट इमोशनल है, लेकिन यह कहां लिखा है कि इफ आई एम बाय डिफॉल्ट इमोशनल, आई मस्ट नीड टू टेक एक्शन अंडर द इमोशंस। उसी इमोशंस के होते हुए मैंने कूल होकर एक्शन लेना है। यह है बुनियादी तौर पर मेरी तरबियत, और यह मुझे जदीद सोसाइटी ने, इल्म ने, और मेरी जो हिकमत है, जो विजन है, जो विजडम है, उसने मुझे सिखाया है। तो अपने इमोशंस को अपने एक्शन से जरा अलग करना सीखिए कि इमोशंस होना और बात है, वो बुरे नहीं है, वो जरूरत भी है मुझे और आपको। मदरली इमोशंस हैं, मुल्को मिल्लत के लिए इमोशंस हैं, अपनी औलाद के लिए इमोशंस हैं, वो जरूरत है। मगर उनके अंडर क्या एक्शन भी उसी तरह लेना है जैसे इमोशंस हैं, या उसको अकल से, इंटेलिजेंसिया से नापना है। नंबर नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग डिप्रेशन थ्रू लर्न्ड ऑप्टिमिज्म। ये बड़ा जबरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड लर्न्ड ऑप्टिमिज्म। ये बुनियादी तौर पर कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी का, जिसका फाउंडिंग फादर था मार्टिन सेलिगमैन, दैट आर्ग्यूज दैट वी कैन कल्टीवेट अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। बड़ी मुख्तसर सी उसने बात की। उसने कहा हम मुस्बत नुक्ताए नजर पैदा कर सकते हैं। यानी अगर हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग, हमारी सोचें, हमारे इमोशंस हमें नेगेटिव कर रहे हैं, तो ये हमें पॉजिटिव भी कर सकते हैं। करना क्या है, हर दफा जब नेगेटिव इमोशंस आते हैं उसके ऑपोजिट पॉजिटिवली सोचना है। इसे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था अलाज बिल जिद। यानी अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो उसकी अच्छी बातें सोचनी शुरू कर दें। तो लर्न ऑप्टिमिज्म यानी आपके अंदर एक रजाइयत, एक रोशनी, एक अच्छा पहलू आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है मैनेजिंग एंगर थ्रू लर्न बिहेवियर और डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। सबसे पहले अपने एंगर मैनेजमेंट की टेक्निक सीखिए। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या, डिस्ट्रैक्शन। खुद को उस कैफियत से, उस वाक्य से, उस फर्द से डिस्ट्रैक्ट कीजिए, जरा थोड़ा सा फ्लक्चुएट कीजिए वहां से, थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन चेंज कीजिए और अपना काम या दिल किसी और काम में लगाइए। उस चीज को अगरचे भूलना आसान नहीं होता जहां आपको जज्बात आपके जो है वो आप बहुत इमोशनल हुए हों, बट कोशिश कीजिए कि किसी तरह आप उससे किसी और काम में, अपने आप को लिखने में, पढ़ने में, किसी हॉबी में, या रीफ्रेम करने में, या फैमिली के साथ गुफ्तगू करने में, या किसी भी ऐसी पॉजिटिव जगह पे लगाएं जिससे आपका वो गुस्सा जो है मैनेज हो। नेक्स्ट, लिसनिंग फॉर द लेसन्स ऑफ फीलिंग्स। जब भी आपको ये फीलिंग्स आई इमोशंस की, तो उसके लेसन्स को जरूर लिख लीजिए या नोट कर लीजिए। ये जो लेसन्स आप इकट्ठे करते जाते हैं कि जब जब मुझे फीलिंग्स आई, जब जब मैं इमोशनल हुआ, तो मैंने लेसन क्या सीखा। क्योंकि इर्द गिर्द का माहौल, वो कहा था ना सार्तर ने अपनी किताब वर्ड्स में, उसकी ऑटोबायोग्राफी है जहां पाल सार्तर, उसने कहा अदर इज हेल। दूसरे तो जहन्नम की तरह मेरे साथ लगे हुए हैं, वो तो चाहेंगे कि मैं हमेशा गुस्से में रहूं, मेरी फीलिंग हर्ट हो। मैंने लेसन ये सीखना है कि मैंने अपनी गाड़ी का, जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में नहीं देना। इट मींस कि दूसरे क्यों मेरी जिंदगी का फैसला करें, मुझे खुद फैसला करना है। सो जब दूसरे मुझे मेरी फीलिंग को हर्ट करते हैं, मुझे एंग्री करते हैं, मुझे इमोशनल करते हैं, तो दरअसल मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग वो अपने हाथ में कर लेते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग गट फीलिंग्स इन डिसीजन मेकिंग। अब ये गट फीलिंग्स हैं, ये भी बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। गट फीलिंग्स होती क्या हैं? A feeling, a reaction based on an instinctive emotional response rather than considered thought। यानी सोची समझी एक या प्लान की गई, मनसूबाबंदी की गई सोच की बजाय
आप अपनी जिबिल्ली अंदर से, जिसे हम कहते हैं ना थर्ड आई, या हम कहते हैं अंदर से आवाज, या हम कहते हैं छठी हिस्स, जिसको जिसको इंट्यूटिव या इंट्यूशन भी बोलते हैं, इंट्यूटिव या इंट्यूशन, जिसके लिए होता है बसीरत। तो बाज़ औक़ात मंतक या बुनियादी एहसास का रद्द अमल, यानी कि आपके अंदर से आवाज आती है, जिसको इकबाल ने नहीं कहा था कि अच्छा है दिल के साथ रहे पास वाले अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो बाज़ औक़ात गट फीलिंग्स अक्ल से ज्यादा फायदा दे देती हैं, तो अपनी गट फीलिंग्स को भी यूज करना शुरू कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम सुनते नहीं हैं, हम हेयरिंग करते हैं। ये शायद बात पिछले लेक्चर मैंने की थी, हम सुनते नहीं हैं। अगर सुनते हैं तो समझते नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते। अपनी लिसनिंग स्किल बढ़ा लें। अल्लाह ने 2 कान दिए, ज्यादा सुने, 1 ज़बान दी, कम बोलें। मैं तो खैर इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा तो लेक्चर है, मुझे तो इसकी फीस बोलने की मिलनी। वैसे ये है कि ये तसव्वुफ में भी कहा जाता है कि कम बोलें, ज्यादा सुने, और सुने भी इस तरह नहीं कि इस कान से सुन के निकाल दें, नहीं, 2 कानों के बीच जो अल्लाह ने ब्रेन दिया उसको यूज करके अंडरस्टैंड करें अगला क्या कहना चाह रहा है। ये तो थी इमोशनल इंटेलिजेंस की चंद बातें। अब कौन कौन सी वो टेक्निक हैं जो मैं और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मैं और आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, और ये सारी चीजें इमोशनल इंटेलिजेंस में आती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों ने 17 to 18 स्ट्रेस मैनेजमेंट मेरी जो लेस है वो ट्रेनिंग सेशन लिया है, तो उनको जो पहली 18 है उनका पता होगा, सिर्फ मैं उसको दोबारा से याद दहानी के लिए जो नेक्स्ट 12 हैं वो नई शामिल की हैं, उन पे ज़रा डिटेल में बात कर लूँगा। जो सबसे पहला काम हमने करना है, वो चाहे इमोशनल इंटेलिजेंस हो या स्ट्रेस को मैनेज करना हो। पूरी दुनिया में आप 55 प्रीमियर इदारे हैं, हार्वर्ड से लेकर विले तक, जो दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग कराते हैं, सिग्मा ट्रेनिंग और लाइफ स्किल मॉड्यूल ट्रेनिंग। जो उसमें सबसे पहले नंबर पे स्ट्रेटजी लिखी हुई है, वो लिखी फाइंड अ स्पोर्ट सिस्टम। मुझे और आपको अपने घर से, अपने दोस्तों से, अपने इर्द गिर्द के माहौल से स्पोर्ट सिस्टम चाहिए। गमावन ते नहीं परवाह, गम खार ना बिछड़े, यानी कोई ऐसा हो जो मेरे उन दिनों में मेरा साथ दे जब मुझे अपनी जरूरत है। याद रखिएगा मेरी बात, इंसान को अपनी सबसे ज्यादा जरूरत मुश्किल में होती है। एन उस वक्त अगर मैं खुद को छोड़ दूं अकेला, तो मेरा साथ कौन देगा। ऐसे मौके पे अगर कोई सपोर्ट मिल जाए मुझे, तो ये डबल हो जाती है कि मैं तो अपने साथ खड़ा ही हूं, दूसरा मुझे मदद कर रहा है। और दुनिया में जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है वो आपकी फैमिली होती है, इमीडिएट फैमिली। आई मीन योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर वाइफ, योर हस्बैंड एंड योर ऑफ स्प्रिंग्स, आई मीन योर चिल्ड्रन, आपके बेटा बेटी, और फिर आपका कोई सहेली, आपका दोस्त। नंबर 2, रीफ्रेमिंग। जरा चीजों को देखने का अंदाज बदल कर देखिए, रीफ्रेम करके देखिए। हम एक ही तर्ज के ऊपर चल रहे होते हैं, जिससे हमारे ब्रेन के अंदर जो पाथवे हैं वो एक ही तरह से बन रहे होते हैं। जरा उसका ऑपोजिट भी सोच कर देखिए, पर्सपेक्टिव जरा चेंज करके देखिए। जो चीजें आपको परेशान करती हैं उनके साथ आप मुस्बत चीजें लगा कर देखिए। मैं हमेशा अपने बाबा जान अशफाक अहमद साहब का एक जुमला बोलता हूं रीफ्रेमिंग में। उन्होंने ये जुमला 1994 में मुझे बोला, और मुझे जाकर 2007 या 8 में पता चला अमेरिका में कि इसके रीफ्रेमिंग कहते हैं। जुमला सुनिए कितना खूबसूरत था। अशफाक अहमद साहब कहते हैं, रजाविया वाले अशफाक अहमद साहब, वो कहते हैं कि हम हर वक्त अल्लाह से ये गिला करते रहते हैं कि उसने फूलों के साथ कांटे क्यों लगा दिए। फिर दोहरा रहा हूं, हो सकता है कोई लिख रहा हो। हम लोग हर वक्त अल्लाह से गिला करते रहते हैं कि उसने फूलों के साथ कांटे क्यों लगा दिए। हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उसने कांटों के साथ फूल लगा दिए। यह है रीफ्रेम। जो फूलों के साथ कांटे देखते हैं वो होप नहीं देख रहे, वो डेस्परेट हैं। वो रोशनी नहीं देख रहे, तारीकी देख रहे हैं। और जो कांटों के साथ फूल देख रहे हैं वो है जो अल्लाह पर उम्मीद रख के बैठे हुए हैं। नंबर 3, चेंज योर एटीट्यूड। अपना रवैये को थोड़ा सा बदल कर देखिए। सारा रवैया बदलना तो शायद पॉसिबल ना हो,
खैर वो भी बदला जा सकता है। थोड़ा सा अपना रवैया बदल कर देखिए। ये जो हर बात में मैं है और ये हर बात में मेरी ख्वाहिशें हैं और मेरी नजायज जो है वो उमंगे हैं, जरा इनको साइड पर रखकर थोड़ा सा सोचिए कि अगर आपका रवैया ऐसा है तो दूसरे का भी तो हो सकता है। अपने रवैये के अंदर हल्की सी तब्दीली लाइए, घर में भी, घर के बाहर भी। 1% तब्दील करना शुरू कीजिए और इसे बढ़ाते चले जाएं तब्दीली को। आप देखेंगे इर्द गिर्द का माहौल जो है खूबसूरत होना शुरू हो गया। किसी ने कहा था कि अगर आप हर तरफ कांटे बिखेरेंगे तो दुनिया कांटों से भर जाएगी और सबको लहूलुहान करेगी। अगर आप फूल बिखेरेंगे तो फूल की खुशबू नहीं, उसकी खूबी यह है कि उन हाथों को भी खुशबू देता है जो उसे मसल कर फेंक देते हैं। सो अपना रवैया बदल कर देखिए। नंबर 4, बी रियलिस्टिक। अपने बारे में, अपनी सलाहियतों के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने माहौल के बारे में हकीकत पसंदी के साथ सोचिए। गैर हकीकी सोचें आपको और मुझे बीमार करती हैं। नंबर 5, रिसोर्स मैनेजमेंट। जो रिसोर्सेज अल्लाह ने आपको दिए हुए हैं उसमें से सबसे अहम है वक्त और फिर पैसा। इनका इस्तेमाल बहुत अच्छे अंदाज में कीजिए। वक्त किसी का नहीं है। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। आपको सिर्फ और सिर्फ खुद को मैनेज करना है। नंबर 2, पैसा। देखिए कुरान की एक आयत है कि ये जो मेरे मोमिन हैं, ये जो मेरे लोग हैं, ये म्याना रवि इख्तियार करते हैं, यानी ना तो इतना कंजूस बनो और ना ही इतना फजूल खर्च। तो जब हम म्याना रवि इख्तियार करते हैं तो रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, कल को हमें पैसा और वक्त जो है ना तो इमोशनली प्रॉब्लम पैदा करता है ना स्ट्रेस पैदा करता है। नंबर 6, टेक ब्रेक्स, गिव योर सेल्फ मी टाइम। ये मैं अक्सर औकात परवीन शाकर मरहूमा का एक जुमला दोहराता हूं जो उनकी किताब खुशबू के दिबाचे में उन्होंने लिखा हुआ है। जब मैं उनसे मिला, जब वो हयात थी, तो मैंने उनको दिबाचे की ये लाइन बताई तो वो हैरान होकर कहने लगी, काशिफ साहब लोग तो मेरी पोइट्री की बात करते हैं, नज्मों की, गजलों की, अशार की। अब पहले बंदे हैं जो दिबाचे की लाइन मुझे सुना रहे हैं। लाइन सुनिए कितनी खूबसूरत है। वो कहती हैं, हम लोग अपनी जिंदगियां बनाने में इतना मसरूफ हो गए हैं, गुजारने के लिए वक्त नहीं रहा। प्लीज जिंदगी गुजारना भी सीखिए। दैट इज कॉल्ड योर मी टाइम, अपना वक्त। जब छोटे होते थे ना, मैं और आप डरते थे तो मां के साथ चिमट जाते थे, बाप के बाजू पर सर रखकर सो जाते थे। आज जब जिंदगी मुझे और आपको डराती है, आज जब दफ्तर, माहौल और मुआशरा हमें डराता है, तो आज मां के कदमों में सर क्यों नहीं रखा जा सकता? आज बाबा से क्यों नहीं कहा जाता, बाबा मैं आपके बाजू पे सोना चाहती हूं? ये मी टाइम है आपका। कभी दिल करता है कि विसल बजाते हुए जंगल से गुजरे, क्यों नहीं गुजरते? कभी अंदर से आवाज आती है, पुराने दोस्तों को, पुरानी सहेलियों को, पुराने असातिज़ा को, पुराने स्कूल को, पुराने मोहल्ले को मिलकर आओ, क्यों नहीं जाते? दैट इज योर मी टाइम। आपका अंदर आपको निकालना चाहता है आज की उस हालात के अंदर जो आपको स्ट्रेस देती है। अपने अंदर की आवाज सुनना सीखिए, उसे समझना सीखिए। दैट इज योर मी टाइम। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना बहुत ख्याल रखिए। देखिए अगर इस कप में खाली होगा तो अंडेला कुछ नहीं जाएगा। अंडेलने के लिए बहुत जरूरी है कि ये कप या गिलास भरा हुआ हो। मतलब क्या है? आप अपनी सोसाइटी, अपने मुआशरे, अपने इर्द गिर्द के माहौल, अपने बच्चों, अपने तुलबा और तालबात को तब कुछ दे सकते हैं अगर आपके अपने अंदर कुछ हो। आपके अपने अंदर कब कुछ होगा? जब आपकी सेहत अच्छी हो, जब आपकी हेल्थ अच्छी हो। तो प्लीज वो खुराक मत खाइए जो आपको मुझे स्ट्रेस देती है। सबसे पहले डब्बे की बंद खुराकें जो हम फ्रिजों में रखते हैं, ये जो हम आजकल अपने बच्चों को एनर्जी ड्रिंक्स पिला रहे हैं, प्लीज इससे मना कीजिए। खुद भी ना पीजिए, उनको भी ना। ये स्ट्रेस पैदा करते हैं सारे के सारे। और फिर कोशिश कीजिए सादा घर की खुराक खाएं। नंबर 8, लर्न टू से नो। हर वो चीज जो आपको और मुझे लिमिटेशन से बाहर है, जिसका आपसे और मुझसे तल्लुक कोई नहीं, जो इररेलेवेंट है, उसे नो कहना सीखिए। ये टाइम स्टीलर हैं, ये हमारा वक्त खाती हैं, हमें स्ट्रेस देती हैं, ये हमें इमोशनली डिस्टेबल करती हैं जब हम हर चीज को यस कहना शुरू कर देते हैं। व्हेन यू से यस टू ईच एंड एवरीथिंग, एक्चुअली यू आर सेइंग नो टू योरसेल्फ। गेट रेगुलर एक्सरसाइज। जो हैप्पीनेस हार्मोन का पहला हार्मोन है, इंडोर्फिन हार्मोन, वो तो पैदा ही सिर्फ एक्सरसाइज से होता है। एक दिन में 15 मिनट की जिस्मानी एक्सरसाइज, फिर बोलता हूं, एक दिन में
24 घंटे में सिर्फ 15 मिनट की जिस्मानी एक्सरसाइज इतना इंडोर्फिन हार्मोन पैदा करती है जो अगले 24 घंटे में स्ट्रेस का मुकाबला करने के लिए जरूरी है। तो यानी 15 मिनट में और आप अपने आप को नहीं दे सकते एक दिन में, जस्ट 15 मिनट। और करना क्या है, सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक बॉडी को मूव करना है, सिर्फ रिदमिक मूवमेंट करनी है। उससे एंडोर्फिन की को स्टोरेज होना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिटरी में आना शुरू हो जाएगा, और अगले 24 घंटे दुनिया की कोई स्ट्रेस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। गेट अ हॉबी, डू समथिंग डिफरेंट, कोई हॉबी इख्तियार कीजिए। ये नीचे एक तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये मेरी दादी अम्मा की या नानी की कह लें। मैंने कभी इनको स्ट्रेस में नहीं देखा, आपने भी अपनी दादी नानी को नहीं देखा होगा। पता क्या वजह है? क्योंकि उनके पास स्ट्रेस लेने के लिए वक्त नहीं होता था। जो ही वो फारग होती थी, वो आपकी और मेरी अम्मी से कहती थी, मुझे 2 सिलाइयां और ऊन का गोला दो, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए फूमने वाली टोपी बना दूं। स्ट्रेस हमेशा वेले बंदे को होती है। कोई हॉबी इख्तियार कर लीजिए, पोइट्री कीजिए, राइटिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, फिशिंग कीजिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, कोई पेट पाल लीजिए, कोई पौधा पाल लीजिए, कोई पौधा रख लीजिए घर में, कुछ कीजिए। हॉबी आपको स्ट्रेस से बचाती है। नंबर 11, स्लो डाउन। मैं अक्सर वो शेर सुनाता हूं मिर्जा गालिब का। उन्होंने कहा था, रात दिन गर्दिश में है 7 आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। The irony of human is we run to find stillness। आज इंसान का अलमिया यह है कि वो सुकून की तलाश में भागा फिर रहा है। मुझे आप बताइए, क्या भागने वाले को भी सुकून मिल सकता है? सुकून उसे मिलेगा जो सुकून से बैठकर सुकून से बात करेगा, सुकून से काम करेगा। वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर समझ समझ कर पढ़ो। ये आयत सिर्फ कुरान पढ़ने तक महदूद नहीं हो सकती, ये जिंदगी गुजारने का मंशूर दे दिया अल्लाह ने। सोचकर, समझकर, थिंक बिफोर यू स्पीक, आपकी स्ट्रेस कम। ह्यूमर थेरेपी। नेक्स्ट है 12, ह्यूमर। जिंदगी में यूं तो तेरे कई दर्द आएंगे, मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे। ह्यूमर के अंदर अल्लाह ताला ने ये एंटीडॉट है स्ट्रेस का, पेन का, बीमारी का। याद रखिए, एक कैंसर का मरीज जब मुस्कुराता है उसके 100 कैंसर सेल मर जाते हैं। सोचिए, अगर एक मुस्कुराहट 100 कैंसर सेल मार सकती है, तो स्ट्रेस के और इमोशनल इंटेलिजेंट या इमोशंस जो हमारे अंगेख्त में जाते हैं, उनके कितने वायरस को या कितने बैक्टीरिया को मारेगी। सो मुस्कुराइए। एक और फायदा है, हमारा ब्रेन मसनूई हंसी यानी आर्टिफिशियल ह्यूमर या लाफ्टर या स्माइल में और ओरिजिनल में फर्क नहीं करता। इसका फायदा लीजिए, बिला वजह मुस्कुराइए। लर्न टू रिलैक्स, खुद को रिलैक्स रखिए। थक जाएं, लेट जाएं, थोड़ा सा मेज के ऊपर सर रखकर नैपिंग कर लीजिए, थोड़ा सा किलूला कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, अच्छी चीजें गुनगुनाइए, अच्छी जगह पर जाइए, आंखें बंद, इमेजिनेशन टेक्निक इस्तेमाल कीजिए। चले जाइए जरा ठंडियानी, चले जाइए जरा नारायण कगान, चले जाइए कभी कुमराट वैली, ताकि थोड़ा सा रिलैक्स करें अपने ब्रेन को और अपनी बॉडी को। टैपिंग, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये देखिए एक तस्वीर आपके राइट के ऊपर ब्लू बैकग्राउंड में है, एक खातून 9 जगह आपको बता रही है, 9 मेरिडियन पॉइंट्स। यहां पर अपनी उंगली से, अल्लाह ने उंगली के अंदर इलाज रखा, टैप कीजिए, दस्तक दीजिए। ये देखिए ऐसे 1 2 3 4, ये सेंटर में 1 2 3 4, आंख की साइड पर 1 2 3 4, आंख के नीचे 1 2 3 4, इधर भी आंख पे इसी तरह, फिर नाक के नीचे 1 2 3 4, चिन के ऊपर 1 2 3 4, कराटे चॉप ये जगह 1 2 3 4, फिर ये देखिए इसे कहते हैं कॉलर बोन, 1 2 3 4। क्यों ही आप टैपिंग करते हैं, हार्मोन रिलीज होता है हैप्पीनेस। अगर स्ट्रेस ज्यादा है, 4 की जगह 6 8 10 बार टैपिंग कीजिए, 3-4 मिनट टैपिंग कीजिए, आपकी स्ट्रेस रिलीज होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट इज अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी, खुशबू से इलाज। शर्त यह है कि खुशबू जो है वो अल्कोहल वाली ना हो, या तो ये हो जिसे हम कहते हैं इतर, या हो जिसे हम कहते हैं एसेंशियल ऑयल। ये मेरी पॉकेट में, मैंने शायद पहले भी आपको बताया हो कभी, ये हर वक्त होता है, ये मेरे कॉलेज में हर वक्त मेरे पास होता है। ये है ऊद सऊदीया का है, और ये आज कौन सा है क्योंकि मैं चेंज करता रहता हूं डेली। ये इस वक्त मेरे पास है गुच्ची गिल्टी मैन, ये देखिए, और ये बहुत ही सस्ता है, यकीन कीजिए 100-150 रुपए का है। ये थोड़ा सा महंगा है,
इसके अलावा कोई भी आपको मिल जाए, पूरी दुनिया में सबसे इस्तेमाल होता है, उसका नाम है लिवेंडर। लेकिन आपको जो भी पसंद है आप ले लीजिए, शर्त यह है कि वो एसेंशियल ऑयल हो। करना क्या है ये देखिए, ये कराटे चॉप पे लगाइए, कराटे चॉप यहां हाथ की बैक पे लगाइए। अगर आप ज्यादा हाथ नहीं धोते, अगर ज्यादा धोते हैं तो ये जो पल्स है इसके ऊपर लगाइए, और उसके बाद इसको यूं कर लीजिए रब, ताकि आपके कपड़े खराब ना हो, क्योंकि हल्का सा आपको कपड़े को लग जाता है जो इतर होता है। और उसके बाद इस जो हाथ है इसको पास रखिए इतना कि आपकी सांस में ये खुशबू जा सके। 3 से 5 मिनट बस इसके करीब सांस लीजिए, ये भी नहीं कि पास रख के यूं खींचना, नहीं, बस नॉर्मली। और अगर रात को आपको यूज करना है तो इसे अपने सरहाने के अंदर वाली साइड पे हल्का सा लगा लीजिए, दोनों साइडों पे सरहाने के, ताकि जिधर भी आप मुंह करें या अपने हल्का सा कपड़ों पे लगा लीजिए। 3 से 5 मिनट के बाद आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 16, मेंटल मैप। बाबा जी की बात बता देता हूं, इशफाक साहब की। उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला मेंटल मैप के बारे में, इसे मेंटल रिस्ट्रक्चरिंग भी कहते हैं। उन्होंने कहा, मंजिलों को कभी मत बताओ कि मेरे रास्ते में मुश्किलें क्या हैं, मुश्किलों को बताओ मेरी मंजिल क्या है। मेंटल मैप ऐसा डेवलप कीजिए कि हमें मंजिलें नजर आए, मुश्किलें नजर ना आए। नंबर नेक्स्ट, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। अल्लाह और अल्लाह के बंदों का शुक्र अदा कीजिए, एहसास तशक्कुर पैदा कीजिए अपने अंदर। अल्लाह पसंद करता है जब आप उसका और उसके बंदों का शुक्रिया अदा करते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर। किसी ने दरवाजा खोल दिया, किसी ने पानी पिला दिया, किसी ने रास्ता दे दिया, उसे कहें जज़ाकल्लाहु खैरुल कसीरा, उसे कहिए आपकी बहुत मेहरबानी। आप और फिर सिर्फ कहिए नहीं, उसे अंदर से एक्सेप्ट कीजिए कि मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं, और अगले बंदे को बाकायदा मनवा के आइए कि आपने शुक्रिया अदा किया। 18, फॉरगिवनेस। सूरह तगाबन में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम माफ कर दो और दरगुजर से काम लो और बख्श दो तो बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। बख्शना, माफ करना, रहम करना, ये खालिक के खूबियां हैं, रहमान की खूबियां हैं। माफ करना सीखिए, आपकी स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगी, आपके इमोशंस कम होना शुरू हो जाएंगे। बी असर्टिव। मैंने आपको असर्टिव का मानी पहले भी शायद बताया, फिर बताता हूं। खलील जिब्रान ने कहा था, मुझे आपकी राय से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आपको आपकी राय का हक देने के लिए मैं अपनी जान पर खेल सकता हूं। प्लीज दूसरों को बात करने दीजिए, फ्लेक्सिबल होइए, गलत बात को भी सुन लीजिए। ये जो लोग कहते हैं ना, मैं गलत बात नहीं बर्दाश्त करता, बंदा पूछे गलत ही तो बर्दाश्त करनी होती है, सही की तो बर्दाश्त की जरूरत नहीं, वो तो सही सही है। भी गलत को तो बर्दाश्त करना है, यही तो बड़ापन है कि अगला बंदा गलत भी कर रहा है, ला यानी भी कर रहा है, और आप फिर भी बर्दाश्त करें। असर्टिव हो जाइए, अपनी बात छोड़िए नहीं, लेकिन अगले को करने दीजिए, सुन के कहें कि आपकी बात में ये खमी थी, ये मसला था। सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप को मैनेज करना सीखिए, वक्त ने मैनेज नहीं होना। मैंने आज बड़ा रिक्वेस्ट की आपकी क्लास से पहले, क्लॉक से कहा खुदा के बंदे 1 घंटे के अंदर अंदर लेक्चर पूरा हो जाए, नहीं हुआ, 1 घंटा 10 मिनट हो गए। तो वक्त मैनेज नहीं होता, हमें अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम मैनेज होना होता है। खुद को मैनेज करना शुरू कर दीजिए, खुद खुद आपकी स्ट्रेस कम हो जाएगी। नंबर 21, वेंटिलेशन। अपना कोई ऐसा साथी, दोस्त, शरीके हयात जिसके साथ आप अपने अंदर के जज्बात को वेंटिलेट कर सकें और वो उसको पॉजिटिवली ले। वैसे तो एक आंसू भी अगर बह जाए ना, सही सही आंसू, वो किसी ने कहा था कि आंसू निकल पड़े तो मेरी लाज रह गई, इजहार गम का वरना सलीका ना था मुझे। तो एक आंसू भी अगर आंख से टपक जाए तो वेंटिलेट तो इंसान वहां भी हो जाता है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कोई आपकी बात बड़ी मोहब्बत से, बड़े गौर से सुन ले और सिर्फ इतना कह दे, मैं हूं ना, तो आपकी सारी स्ट्रेस खत्म हो जाती है। डाइवर्जन एंड डिस्ट्रैक्शन। जब स्ट्रेस में हो, जज्बात में हो, गुस्से में हो, परेशानी में हो, तो कोशिश कीजिए अपने आप को डाइवर्ट कीजिए, डिस्ट्रैक्ट कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, इबादत कीजिए, वजू कीजिए, बाथ लीजिए। अगर सर्दियां हैं नीम गर्म पानी से बाथ लें, गर्मियां ठंडे पानी से बाथ लें। नीम गर्म कोई पानी पीजिए अगर सर्दियां, गर्मियां हैं तो ठंडा पानी पीजिए। अपने आप को किसी पॉजिटिव अच्छे काम में, अच्छी सोच में लगाइए। नंबर 23, मसाज। मसाज थेरेपी कीजिए अपने बॉडी के ऊपर, खासतौर पे सर के अंदर। अच्छा ऑयल लेकर, अच्छे ऑयल से मेरी मुराद कोई स्पेशल नहीं, ये जो मतलब कोलू का जो तेल निकलता है ओरिजिनल वाला, जो ये जो आजकल बाजारों में मिलता है बना बनाया, वो नहीं, जो सही तेल हो वो इस्तेमाल कीजिए। या और कोई अच्छा तेल आप अगर आपको मिलता है
जो आपको पता है कि खालिस है, उससे बॉडी को मसाज कीजिए। ख़ास तौर पर आप वो पार्ट्स बॉडी के जहाँ पर थकावट, फटीग फील होती है, जहाँ पर जो है ना वो मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पर जैसे मैंने कहा सर के ऊपर लगाइए, मसाज हल्का हल्का कीजिए। चेंज योर लाइफस्टाइल, अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि एटीट्यूड को 1% तब्दील करें और फिर बढ़ाते जाएं, इस तरह लाइफस्टाइल को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करें। अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो कोशिश कीजिए कि और जल्दी उठें। अगर आप रात 10 बजे सोते हैं, कोशिश करें 9 बजे सो जाएं। लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हो गया। अगर आप हफ्ते में 2 दिन बाहर से खाना खाते हैं, फास्ट फूड 1 दिन कर दीजिए, लाइफस्टाइल चेंज हो गया। अगर आप अपने बच्चों को 2 घंटे देते हैं, 2.5 घंटे कर दीजिए। अगर अपने पेरेंट्स को 1 घंटा देते हैं, 1.5 घंटा कर दीजिए। सो अपने लाइफस्टाइल के अंदर खाने पीने, उठने बैठने चलने के अंदर तब्दीली लाइए। पॉजिटिव सेल्फ सजेशन, खुद को हमेशा पॉजिटिवली पुकारिए। अपने साथ जो मुखलस नहीं, जो खुद की इज्जत नहीं करता, जो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करता, जो खुद को हर वक्त अब्यूज करता रहता है, उसे हमेशा स्ट्रेस होती है। अपने आप को जब सजेशन दीजिए तो पॉजिटिवली दीजिए, ना कहिए नहीं मैं नहीं ठीक हो सकती, मैंने जिंदगी ऐसी नहीं रहनी, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ हमेशा। नो, हमेशा कहिए कि मैं पहले से बेहतर हो रही हूं। अगर थोड़े से मजहबी आपको टच चाहिए, आप कहें अल्लाह के फजलो करम से मैं पहले से बेहतर हो रही हूं। बच्चों को भी सेल्फ सजेशन सिखाइए, पॉजिटिव सेल्फ सजेशन। उनको भी कहिए बेटा आप पहले से बेहतर हो रहे हैं, बेटी आप पहले से बेहतर हो रही हैं, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन सजेशन पॉजिटिव, क्योंकि इसके इतने असरात हैं कि ये इंजेक्शन बगैर लगाए भी असर करता है। यहां तक डॉक्टर वर्नर कॉलमैन की तहकीक है कि अगर आपका बेटा बेटी सोया भी हो और उसके सराहने खड़े होकर मां या बाप 10 टाइम्स उनको पॉजिटिव सेल्फ सजेशन दें सोए को, तो भी इसके असरात हो जाते हैं। ब्रिस्क वॉक एंड सेल्फ टॉक, कोशिश कीजिए कि किसी पार्क में या घर के करीब या गली में या छत पर तेज तेज वॉक करें और खुद से बातें कीजिए। वो कहते थे ना दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, वो पुराने जमाने में कहते थे हम भी पागल, अब हम भी ठीक हो जाएंगे ऐसा लगता है। सेल्फ टॉक आपके अंदर तब्दीली लाती है। पॉजिटिव बात कीजिए, ऑटो सजेशन दीजिए अपने आप को, वॉक करते करते खुद से बातें कीजिए। कानों में टूटियां लगाकर वॉक ना करें, खुद से बातें करते हुए वॉक करें। रीडिहाइड्रेट, पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ने पानी के अंदर H2O के अंदर स्ट्रेस का इलाज रखा हुआ है, तो पानी की कमी ना आने दें। ये स्ट्रेस भी पैदा करती है, इमोशनल भी करती है। कैट नैप और पावर नैप, जैसे मैंने कहा कि जैसे बिल्ली नहीं जहां थकती है वहीं सर रख के सो जाती है, तो आप भी जहां आपको फील हो कि थकावट है, तो बड़े आराम से मेज के ऊपर या चेयर के ऊपर या जहां भी आपको कंधा मुयस्सर है, सर रख कर थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए आंखें बंद करके अच्छी सोच में चले जाएं, नैप ले लें, छोटा सा पावर नैप, और दोबारा से आप जैसे नहीं मोबाइल को और लैपटॉप को चार्ज करते रिचार्ज हो जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, म्यूजिक थेरेपी। कोई अच्छा म्यूजिक सुनिए जो आपको पसंद है। अगर आपको म्यूजिक पसंद नहीं है तो आप सूरह रहमान सुनिए, कारी साहब की कमाल, इतना खूबसूरत वो उनकी उनकी जो किरात है वो आप सुनिए। या आप कोई भी कुरान मजीद की जो है ना आयात की तलावत सुनना शुरू कर दीजिए। और म्यूजिक के अंदर, अच्छा जरूरी नहीं कि आपने कोई गाना ही सुनना है, आप कोई इंस्ट्रूमेंट भी सुन सकते हैं जो आपको पसंद है। तो म्यूजिक के अंदर भी अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि इंसान की जो चेंज कर देता है, उसकी जो बॉडी केमिस्ट्री है और उसके हार्मोनल जो चेंजेस को तब्दील कर देता है। तो ये 30 तरीके थे जिनको मैंने 10-15-20 मिनट में कोशिश की आप तक पहुंचाऊं। काश के वक्त होता तो हम इस पर डिटेल में बात करते। और मैं हमेशा कहानी सुनाता हूं, मुझे नहीं पता पिछली बारी आपको कौन सी सुनाई। एंशियंट क्रो की स्टोरी है अमेरिका की, कि उसके पास जो जंगलात हैं नॉर्थ कैरोलिना के पास, वहाँ के एक बुजुर्ग की ये कहानी है जिन्होंने कहा था हर इंसान के अंदर 2 तरह के वुल्व्स या भेड़िए होते हैं। एक ईवल का होता है, एंगर का, इनवाय का, जेलसी का, अफसुर्दगी का, गम का, गुस्से का, लालच का, एहसास कमतरी का, झूठ का, झूठी अना का। और एक होता है इंसान के अंदर गुड, अच्छा, अमन का, मोहब्बत का, उम्मीद का, रोशनी का, और एम्पथी का, जनरोसिटी का, सच का। पूछा कि दोनों क्या करते हैं? कहा लड़ते रहते हैं। कहा जीतता कौन है? कहा वो जिसे हम ज्यादा खुराक देते हैं। अपने अंदर के उस इंसान को ज्यादा खुराक दीजिए, फीड कीजिए, जो पॉजिटिव है, जो होपफुल है, जो अच्छा है, जो दुनिया को खूबसूरत देखना चाहता है।
सारी स्ट्रेस भी मैनेज हो जाएगी, आपकी भी, आपके इर्द गिर्द के माहौल की भी, और आप इमोशनल भी कम से कम रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। आप दुनिया में जो तब्दीली देखना चाहते हैं वो आप खुद बनकर दिखा दीजिए। जब आप तब्दील हो जाते हैं आपके इर्द गिर्द का सारा माहौल तब्दील हो जाता है। अल्लाह ताला आपको आसानियां अता करे और आसानियां बांटने की तौफीक अता करे। मे अल्लाह ग्रांट यू ईज एंड ग्रांट यू द एबिलिटी टू शेयर ईज। थैंक यू वेरी मच। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे पास पूरे 15 मिनट मौजूद हैं। प्लीज़ हसन साहब इनके जो माइक्स खोल दीजिए, और अगर कोई सवाल करना चाहें, ओपिनियन देना चाहें, बात करना चाहें, तनकीद करना चाहें, प्लीज़, आई एम 100% लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम मेरी सलाम। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सर थैंक यू सो मच फॉर सच अ पॉजिटिव एंड वेरी होपफुल लेक्चर। आपका लेक्चर सुनते सुनते ऐसे लगा वो जैसे कहते हैं ना न्यूरोबियन का इंजेक्शन लग गया हो, तो ऐसा लगता है ब्रेन को ना एक इंजेक्शन लग गया जिसने पूरे ब्रेन का सिनेरियो ही चेंज कर दिया है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपकी आवाज़ में बहुत तासीर रखी है और बहुत सारा आपने कुरान के रेफरेंस से ही सारी बातें की। ये सारी जो है बातें जो थी ये उसको बहुत पॉजिटिविटी जो है वो देंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर एवर बिफोर स्टडी। थैंक यू वेरी मच मैम। आपकी गुफ्तगू ने मुझे लगता है कि मुझे न्यूरोबान की तरह ट्रीट किया है। सो नाइस ऑफ यू। आई एम स्पीचलेस, आई एम हम्बल्ड, रियली रियली थैंकफुल फ्रॉम द कोर ऑफ। थैंक यू। जी मैम। जी अस्सलाम मैम। वालेकुम सर। जी मैम, वालेकुम अस्सलाम। सर आपका लेक्चर माशाल्लाह एक किसी थेरेपी से कम नहीं है। आपने कहा फलां थेरेपी, लेकिन मैं कहती हूँ कि आपका लेक्चर अगर हम सुन लें तो वही हमारे लिए थेरेपी का काम करता है। थैंक यू सो मच सर। जज़ाकल्लाह मैम, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ज़िंदा दे। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक सवाल पूछना है। जी मैम। जी मैम ये प्लीज। म्यूजिक को हम किस सेंस में कह सकते हैं कि ये स्ट्रेस रिलीजिंग थेरेपी है? क्योंकि इसके बारे में जो लेटेस्ट रिसर्च आई है वो ये कहती है कि म्यूजिक हमारे अंदर डोपामीन को रिलीज करता है, और डोपामीन जो है वो एक सेल्फिश हार्मोन है जो हमें सिर्फ वक्ती खुशी मुहैया करता है। तो फिर ये अभी तक इंटरनेशनली ये रिसर्चेस के अंदर क्यों शामिल है कि म्यूजिक जो है ये हमारे लिए एक थेरेपी का काम करता है, या म्यूजिक को रूह की ग़िज़ा क्यों कहा जाता है? जबकि हमारी जो हदीस है, मुझे नहीं पता ये ऑथेंटिक है या नहीं है, वो न उसके मुताबिक तो म्यूजिक को हराम करार दिया गया है। जी मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैम पहली बात है, जिस रिसर्च का आप हवाला दे रही हैं वो एक रिसर्च हुई है, और उसमें भी लिखा गया है कि कौन सी म्यूजिक, उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि ये म्यूजिक है जो डोपामिन पैदा करता है, जो कि आपने अभी फरमाया कि बहुत ही जो है ना वो वक्ती तौर पे। दूसरी बात ये मैडम कि हमें उस वक्त उस स्ट्रेस की कैफियत से एक्चुअली निकलना होता है, वो भी इतनी खतरनाक नहीं है उस वक्त, अगर उस वक्त हमें वहां से निकाल पा रही है। दूसरी बात जो आपने की कि जी जो कौन सा म्यूजिक, मैम हर वो चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, म्यूजिक मैंने रिदमिक हवाले से कहा, यानी अगर आपको अच्छी हवा भी अगर आपको मज़ा देती है जब ये चलती है, तो हमें दरख्तों का हिलना भी एक सुरूर देता है। जैसे मैंने आपके सामने रखा कि आप कोई नात या किरात या कारी बासित साहब की सूरह रहमान सुने। ये जो म्यूजिक की आपने बात की है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे हैं अपना सफर तय करके मदीने में, तो बच्चियां दफ बजा रही थी और दफ के ऊपर वो कह रही थी बाबा बदरु अलैना, आज बदर का चांद निकला है, आज आसमान पे चांद निकला है। तो ये जो दफ बजाना है ये क्या है फिर? इसको मतलब यही डिटेल हमारा में तो हम सिर्फ एक जा सकते म्यूजिकल हैं, इंस्ट्रूमेंट अलाउड। हम डिटेल में तो मैडम सब जा सकते हैं कि कौन सा म्यूजिक पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, मगर जिस तरह से मैंने कहा कि म्यूजिक, और जैसे आपने कहा कि म्यूजिक के बारे में, तो शायद दोनों के दरमियान कहीं सच है। यानी हमें देखना है कि कौन सा म्यूजिक है जो मुझे पॉजिटिवली आगे लेके जाता है, कौन सा है जो मेरे लिए यूजफुल नहीं है या मेरे जज्बात को इमोशनल करता है। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एज वेल एज सिचुएशन टू सिचुएशन एंड स्ट्रेस टू स्ट्रेस, कि कौन सी स्ट्रेस है उसमें मुझे कौन सा चाहिए। बट एक ही लाइन में ना तो हम कह सकते हैं कि ये 100% बहुत फायदेमंद है, ना ही कह सकते हैं बिल्कुल नुकसानदेह है। आई होप मैडम आंसर द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम थैंक यू सर। सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं सर ये जो करूंगी।
जी जी मैम, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जी जी सर, मैं ये compliment अर्ज करना चाहती हूँ। useless, it's quite obvious that you presented so well. थैंक यू मैं मैम। सिर्फ एक सजेशन दूंगी क्योंकि HED इसको सुनता है। हमारे यहाँ हम जो हमारा स्ट्रेस है that is not related to class, ज्यादातर ये वर्क प्लेस रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और चीजें वजह बन रही होती हैं। तो जो भी कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, इदारे चला रहा है और इतने ढेर सारे लोगों को इन्फ्लिक्ट कर सकता है, उनको थोड़ी सी स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये चीजों की भी इमोशनल इंटेलिजेंस भी उनको बताई जानी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ से वो ज्यादा लोगों को असरअंदाज हो रहे होते हैं। बजाय इसके कि इंडिविजुअली हम फाइट करें, उनको भी मालूम होना चाहिए कि वो स्ट्रेस पास कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और उनकी अपनी पर्सनालिटी में बैलेंस और उनका अपना जाती स्ट्रेस मैनेज होना भी जरूरी होता है। जी मैडम साहबा, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। मैडम साहबा, ये जो हमारा टॉपिक है ये पंजाब जुडिशल एकेडमी से लेकर, पेपरा से लेकर, इंजीनियरिंग एकेडमी से लेकर, मेडिकल कॉलेजेस से लेकर, MPDD जहाँ पर PMS ऑफिसर्स ट्रेनिंग करते हैं वहाँ से लेकर, नेशनल स्कूल ऑफ पॉलिसी से लेकर, जितने भी अदारे हैं तमाम जगह पर स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाया जाता है। और ये अलग बात है कि इसके असरात कितने होते हैं वो आप भी जानती हैं सोसाइटी के इश्यूज को। जैसे आप लोगों की ट्रेनिंग के सेशंस में इनको लाजमी किया गया सब्जेक्ट को, इसी तरह वहां भी लाजमी किया गया है। बाकी जहां तक आपकी आवाज जा रही आई होप के पहुंच गई होगी, नेक्स्ट इसको वो शामिल करेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर किसी जगह कमी है तो। थैंक यू वेरी मच मैडम। बताने के लिए यार मैंने अस्सलाम वालेकुम सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साइमा मुबशरा बात कर रही हैं। चेक नहीं ना किया। प्लीज एक प्लीज एक आवाज कंफ्यूज हो रही, 3 आवाज आ मैंने रही है। गवर्नमेंट जमींदार ग्रेजुएट कॉलेज आगे गुजरावाला लिख दिया। नहीं वो ठीक है सर कोई अपने फोन पर है, वो शायद और उनका मैडम स्पीकर ऑन मैडम है। प्लीज फोन बंद कीजिए या अपना माइक बंद कीजिए प्लीज, बाकी लोग डिस्टर्ब करें मैडम Sir, प्लीज। एंड बेस्ट ऑफ लक। आप जाने वाले हैं, चले गए हैं, किधर हैं? इसमें सर स्पिरिचुअल जी मैम, स्पिरिचुअल आपने क्या कहा? आगे आवाज नहीं आई। स्पिरिचुअल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत सर मैं ये माशाल्लाह से सर आपने माशाल्लाह जो सर माशाल्लाह से आपके वालिदैन से हम बहुत ज़्यादा सीखते रहे हैं, और आपको तो शायद वो फील ना होता हो अटैचमेंट जो हम फील करते हैं, नोइंग दैट कि आपको इतनी प्रिविलेज्ड लाइफ मिली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और आप आगे उसको कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, जैसे अभी आपने ये कहा कि हर जगह ये सिलेबस में तो है, तो सर क्यों ना जो दुनिया में वर्ड प्रैक्टिसेस हैं सर, क्योंकि उनका कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए, तो जो अभी आपने सॉल्यूशंस बताए हैं, जो टिप्स दी हैं टू रिड्यूस स्ट्रेस और जो बाकी इमोशंस को इंटेलिजेंस डेवलप, सर पहली क्लास से उनके सिलेबस में इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। दे डोंट काइंड ऑफ टेल देम, लेकिन इनकॉर्पोरेटेड इन देयर प्रैक्टिसेस तो होती हैं, प्राइमरी के सिलेबस में भी होती हैं। फिर जूं बच्चा बढ़ता जाता है, नीड बेस्ड जो है उसकी दिमाग की ग्रोथ, उसकी इमोशनल ग्रोथ, सर ये सब शामिल है एक्टिविटीज में। इस वजह से उनकी सोसाइटी में ऑटोमेटिकली जो है, क्योंकि वो बच्चा बाहर जाके सोशली जो है वो बिहेव करता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो दे आर ट्रेन्ड इनटू दीज इमोशंस जो आपने फरमाया। और हमें हमारे तो माशाल्लाह हम लोगों को तो मतलब अभी तो हम मतलब जानने के बिलो द बेस लेवल जिसको कहते हैं ना, अवेयरनेस लेवल से भी कम है। अगर हम टीचर्स की बात करें तो सर अवेयरनेस लेवल स्टार्ट्स के एक टीचर इनको अपनी क्लास में कब, कितना और कहाँ और कौन सा इमोशन सिखाने की कोशिश करने लगा है, तो ये टीचर को पता होना चाहिए, बच्चे को तो नहीं हम बता सकते। तो सर इस पे अगर ये मैं टीचर सबको ही कह सकती हूँ, AI अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें आप कह सकते हैं कि आप पूछ सकते हैं कि ये इमोशन हाउ टू टीच दैट टू दीज लेवल स्टूडेंट्स। तो सर इतनी प्यारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, वो करने की कोशिश कर सकते हैं हम, देखें आखिर तक सीखना है हमने। जी बिल्कुल 100% मैडम साहब, आपकी मैं तमाम बात जो आपने गुफ्तगू की उससे 100% एग्री करता हूँ जी।
बिल्कुल ठीक बहुत कहा। शुक्रिया सर, इट्स एन ऑनर कि आपसे बात हुई। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी बहुत मच। सलाम जी। थैंक यू अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर जी। साइमा मुबशरा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। चलिए सर, पहले तो मुझे ये खुशी है कि मुझे बारी मिल गई। दूसरा जी, मैं चूँकि मेरा लिंग्विस्टिक्स है सब्जेक्ट, जी मैम, तो मैं लैंग्वेज और कल्चर के इंटरसेक्शन ही मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है। तो आई माशा सी लैंग्वेज एवरीवेयर। मैंने माशा उर्दू की इफ़ेक्ट लेक्सिकन बिल्ड की है। कोई माशा जिसके वो मजमूआ है जो उर्दू के इमोशन वर्ड्स को एक्सप्रेस जी करते हैं। जी और ये सही। रिसर्च मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रसल्स में उन्होंने माशा मुझे बिल्कुल इनवाइट किया था, मैंने वहाँ प्रेज़ेंट की थी। तो सर, माशा एक क्यूरियस पिक्चर सामने आती है, हमारा तो कल्चरल मॉडल ही अलग है इमोशंस के लिए। हम जो वेस्टर्न इमोशनल इंटेलिजेंस पैराडाइम है, वो हम एज़ इट इज़ तो अप्लाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी तो डेफिनेशंस ही अलग हैं। हमारी कल्चरल साइकोलॉजी अलग है इमोशंस को लेके। मसलन वहाँ पे इमोशंस एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है। हमारे यहाँ उसे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स समझा जाता है। आपके उर्दू में 600 मुहावरे हैं, जो उर्दू को सोमैटिक इमेजेस यानी कि बॉडी के साथ होने वाले फिनोमेना के तौर पे पेश करते हैं। और या आप यही देख लें कि इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कोर वर्ड है वो एम्पैथी है। तो हमारी तो ज़ुबान में एम्पैथी का लफ्ज़ ही नहीं है। तो इस सिलसिले में फिर क्या करना चाहिए, और हमें अपनी लोकल नॉलेज क्रिएशन पर काम नहीं करना चाहिए, ताकि हम ऐसी चीज़ पेश कर सकें जो हमारे अपने कल्चर से अलाइन करती हो? मैडम, आपने अपने सवाल का जवाब अपनी ही गुफ्तगू में दे दिया। तो बात यह है कि इंडिजिनस मॉडल पर किसने रोका है कि आप ना बनाएं? मैंने जितनी गुफ्तगू की है और जिसमें 30 मैंने तरीके बताए हैं, बताइए उनमें से कोई एक भी तरीका वेस्टर्नाइज मैंने बताया? मैंने सारे के सारे इंडिजिनस बताए हैं। वहाँ पर तो और बहुत से तरीके यूज़ होते हैं। मैं खुद अमेरिका में पढ़ा हूँ, कनाडा में पढ़ा हूँ। मैंने उनमें से कोई तरीका यहाँ पर नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सोसाइटी में वो कोपिंग स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं होती। इसी तरह से जब मैंने इमोशंस को डिफाइन किया या इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया है, तो मैंने बहुत ही अपने पैराडाइम में उसके मीनिंग को लिया हुआ है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम उनकी वेस्टर्न या अमेरिकन थॉट्स, मीनिंग्स और सिमेंटिक्स को लेके या उनकी थेरेपीज को या उनकी कोपिंग स्ट्रेटजी को लेके एज सच यहाँ अप्लाई करें। 100% एग्री करता हूँ मैं आपके साथ। मगर सवाल ये है कि आप जैसे मेरे जैसे असातिज़ा ने डेवलप करना था, अगर आज तक डेवलप नहीं हुआ या हमने अपना इंडिजिनस मॉडल या इंडिजिनस थ्योरीज नहीं बनाई, तो इसमें उनका तो कसूर नहीं, वो तो अपने मुताबिक सही काम कर रहे हैं। बट हमें चाहिए, हमने कोई पहिया री इन्वेंट तो नहीं करना, ऑलरेडी इन्वेंट कर चुकी है दुनिया। हमने सिर्फ सीखना है, उनसे लर्न करना है, और अपने बच्चों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए हमने यहाँ नए पैराडाइम, नए अल्फाज, नई स्ट्रेटजीज हमने बनानी है। वैसे भी 2024 है, 2024 में 90s एंड 2000 वाली या 1970s 80s वाली जो पॉलिसियां तो नहीं चलेंगी ना। हमें 2024 के बच्चों पर 2024 के मुताबिक ही अप्लाई करना पड़ेगा। एग्री करता हूं मैं आपके साथ। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शफक जाफरी बात कर रही हूँ गुजरात से। जी मैडम। सर, थैंक यू वेरी मच। ये वाकई हमारे लिए ऑनर भी है और हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आपके लेक्चर्स सुनने का मौका मिला। इन एक्चुअल ये हमारे आई थिंक सो दैट बहुत सी मेरी कलीग्स भी यही कह रही हैं, और मैं खुद भी ये समझ रही हूँ कि ये लेक्चर बजाते खुद एक थेरेपी के तौर पे था, कि जिसने मेरा बजाते खुद स्ट्रेस भी मैनेज किया है और मुझे इमोशनली थोड़ा सा कूल डाउन भी किया है। इसलिए मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करूंगी कि ये सेशन आपका जो है वाकई वेल डन, बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो इसके अलावा एक कुछ चीज़ें, बल्कि बहुत सी चीज़ें जो मैं आपसे जिनके हवाले से क्वेश्चन करना चाहती हूँ, लेकिन ये जाहिर है उसका टाइम नहीं है। लेकिन कुछ वाक़े ऐसे आ जाते हैं कि वो चीज़ें जो आपका स्ट्रेस रिलीव कर रही हो, आपको कर रही होती हैं, रिलीज कर रही होती हैं स्ट्रेस, आपको दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लेके आ रही होती हैं, लौटा रही होती हैं। बाज़ औक़ात कुछ जगह ऐसी होती हैं कि वो बज़ाते खुद आपके लिए वही स्ट्रेस भी क्रिएट कर रही होती हैं। मसलन आप किसी भी ऐसी पर्सनैलिटी के साथ एफ़िलिएट हो जाते हैं कि जो आपको लगता है कि ये आपकी रिफ्रेशिंग का बायस है, आपको ज़िंदगी की तरफ लौटा रहा है, लेकिन शायद उसके साथ एक सिर्फ वॉइस कांटेक्ट होना भी शायद आपका मज़हब इसकी इजाज़त ना दे। आजकल के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका सबसे बड़ा मतलब बहुत सी जगहों पे ये इशू है। तो अगर आप कहीं आपको गाइड करना पड़ जाए ऐसे किसी स्टूडेंट को, कि अब आप कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे कि वो स्ट्रेस भी रिलीज़ कर सके और वो रिलेशन जो है उसको कहाँ रखेंगे? ये बहुत बड़ा एक इशू है। तो थोड़ी-सी रोशनी इस पे डालिएगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।
मैडम साहब, क्योंकि बहुत अच्छे अंदाज में आपने बिटवीन दी लाइंस बात की है और ये बिल्कुल एक कल्चर में जिसमें हम रहते हैं ऐसी ही हमें बात करनी चाहिए। मैडम साहब, ऐसा है कि साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा ओपननेस चाहिए होती है गुफ्तगू में। ये फिज़िकल हेल्थ से या फिज़िकल इश्यूज से बहुत हटके एक चीज़ होती है। ये एक बहुत पर्सनल डोमेन होती है जिसको अंडरस्टैंड करके शक्ल देख के नहीं की जा सकती और गुफ्तगू से पता चलता है। तो ऐसे में जो है वो उनकी जो रैपिड डेवलप होना एक फितरी सा अमल है। तो हमने तो ये किया हुआ है कि हमने एक छोटा सा क्लिनिक बनाया हुआ है यहाँ पर, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अजहर अली रिजवी साइकोलॉजी सेंटर। तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम सुबह 8 से लेकर शाम 6 बजे तक और वो बच्चे बच्चियाँ जो नहीं आ सकते लाहौर, उनके लिए सुबह मैं खुद ऑनलाइन सेशन लेता हूँ। पूरी वर्ल्ड से लोग अटैच होते हैं, जहाँ जहाँ पर हैं वो सुबह 8 बजे और वहाँ गुफ्तगू करते हैं। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते, तस्वीर नहीं दिखाना चाहते, नाम नहीं बताना चाहते, सो के कोई इशू नहीं है उसमें भी। तो ये बात आपकी ठीक है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं यहाँ पर बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर किसी को सिर्फ ये पता चल जाए कि फ़लाँ लड़का या लड़की साइकोलॉजिकल हेल्प ले रहे हैं, तो उस वक्त ही एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो ये हमें माहिरीन नफ्सियात को भी सोचना चाहिए। हम यूरोप और अमेरिकन मुआशरे में नहीं बैठे हुए, जिस हम कल्चर में बैठे हैं, यहाँ पर अपने अंदर की बात बताना जो है वो कल हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसको बताते हैं मिस यूज़ होती है। सो बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए कि किसके सामने आप कौन सी बात कर रहे हैं। ये सिर्फ माहिर नफ्सियात का और क्लाइंट का रिश्ता नहीं, बल्कि मैं ओवरऑल सोसाइटी की बात करूँ। किसी बच्ची और बच्ची को किसी भी दूसरे के साथ बात शेयर करने से पहले ये बहुत ही कह लें कि गौर करना चाहिए कि क्या इससे ये बात शेयर हो सकती है, बताई जा सकती है और फिर कितनी बताई जा सकती है। जो हम कहते हैं ना कि एक्सपर्ट ढूंढना पड़ता है, बना बनाया नहीं मिलता। तो ये भी एक ज़रूरत है कि थोड़ी सी एफर्ट करें हम और ढूंढें कि कौन है जिनसे हम बात कर सकें। और ये हाल सिर्फ माहिर नफ्सियात नहीं मैडम साहब दे रहा होता, ये सोल्यूशन घरों में, मुआशरे में जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, वास्तव छोटों से भी हमें मिल जाता है। घर के अंदर या ख़ानदान में कोई ना कोई इतनी विजडम या विजन रखता है जो उसके अंदर ये सलाहियत होती है, तो हमें उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी जो है वो जो बात आप कर रही हैं उसको फिर किसी और वक्त में, किसी और माहौल में हम इंशाल्लाह करेंगे, तो ज़्यादा ओपनली हम बात इसके ऊपर कर सकेंगे। आई होप के आधा का जवाब आपको मैंने दे दिया। थैंक यू वेरी मच मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वाइंड अप कीजिएगा सर प्लीज। जी मेरी तरफ से तो वाइंड अप है भाई। सवाल तो कोई नहीं, अब कोई किसी की बात तो नहीं, अगर है तो एक आध दे दें, वरना सर फिर मैंने माइक ऑफ कर दिया सर। ओके ठीक। थैंक यू वेरी मच सजन। थैंक यू जी ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। पार्टिसिपेंट आपको ब्रेक है। मैडम जो है नेक्स्ट प्रेजेंटर 5:10 पे ज्वाइन करेंगी, तब तक अगर नमाज अदा करनी है तो प्लीज कर लीजिएगा।